हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति को। इस चैप्टर के हमने हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को देखा है, समझा है, सीखा है एंड उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी कवर अप किए हैं। एंड हमने क्या देखा भाई, हमने एमसीक्यूज भी देख रखे, हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी देख रखा है। अब क्या बारी है भाई, तो अब आ रही है हमें कवर अप करने की एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उनको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपके स्कूलिंग एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। होता क्या है भाई, सिंपली समझिए तो लगभग हर एक टॉपिक पे से, हर एक टॉपिक पर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सभी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके एनसीईआरटी हमें खुद के लिए देती है। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए, मतलब आपने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, यानी इस चैप्टर से जितने वैरायटी के क्वेश्चंस बनेंगे ऑलमोस्ट आपने टच कर लिया। हाँ, ज्यादा प्रैक्टिस के लिए हम और सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, बट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पोर्शन से हमें क्या मिलने वाला भाई, तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनकी। तो चलिए भाई फटाफट से हम शुरू करते हैं सेशन को, क्योंकि ये सेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, स्कूल के लिए, जितना कि कॉम्पिटिटिव, दैट मींस आईआईटी जेईई या फिर आप नीट जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों ही सेगमेंट में इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। और चैप्टर बहुत प्यारा है, वर्क एनर्जी है ना, वर्क एंड एनर्जी, ये बहुत प्यारा चैप्टर है। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव में भी और स्कूल में भी, गलत होने के कोई चांस नहीं, कहीं से कहीं कोई गड़बड़ होने के चांसेस नहीं, क्योंकि बहुत सिंप्लीफाइड होते हैं, बहुत घुमाना फिराना टाइप्स नहीं होता इसमें, ठीक है ना। आइए चलिए क्वेश्चन देखते हैं और समझ भी जाएंगे कि कितना आसान होता है चैप्टर। देखिए सबसे फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह समझाना महत्वपूर्ण है। सावधानी पूर्वक बताइए कि निम्नलिखित राशियां धनात्मक या ऋणात्मक। क्या कहना चाह रहे भाई, हमें पता है वर्क डन जो है वह पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही टाइप्स की होती है। तो हमारे पास कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, इन सिचुएशंस में हमसे बात करनी है कि भाई कौन सी कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव है, कौन सी कंडीशन में नेगेटिव एंड कौन सी कंडीशन में जीरो वर्क डन है। आइए, वैसे इन्होंने कहा है सिर्फ और सिर्फ धनात्मक या ऋणात्मक की, तो पॉजिटिव नेगेटिव ही बतानी है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से रस्सी बांधकर बाल्टी को रस्सी द्वारा बाहर निकालने में किया गया कार्य। अगला, उपयुक्त स्थिति में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक, मतलब क्या कह रहे हैं, एक कुएं में से है ना, ऐसा कोई कुआं है, इस कुएं में से क्या काम कर रहे हैं भाई, तो यहां पर से इस कुएं में से हमने बाल्टी को एक रस्सी के सहारे, ऐसा कोई कुआं है हमारा, ठीक है, इसमें क्या करा हुआ है, तो यहां पर लगा होगा क्या भाई, एक पुली, ऐसी क्या लगी, एक यहां पे लगी हुई है पुली, और इस पुली के सहारे हमने इसके अंदर डाली हुई है रस्सी, ठीक है, और इसमें लगी होगी क्या भाई, बकेट, नीचे बाल्टी लगी हुई है और हमें पुलिस से क्या कह रहे हैं भाई, इसको खींच रहे। तो कह रहे हैं किसी व्यक्ति द्वारा कुएं में से रस्सी से बंधी बाल्टी को रस्सी द्वारा बाहर निकालने में किया गया कार्य कितना होगा। तो ये बाल्टी को हम खींच किधर की तरफ रहे भैया, ऊपर की तरफ, है ना, मतलब फोर्स किधर लगा रहे हैं, फोर्स ये लग रहा है, जो बल लगाया जा रहा है बल की दिशा ये रही, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो विस्थापन होगा, जो बाल्टी उठेगी, यानी अल्टीमेटली मैं कहता हूं MA की डायरेक्शन यही है, ठीक है ना, और MA मतलब फोर्स इसी डायरेक्शन में, तो मैं कहता हूं कि भैया डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में। तो जहां पर बल और विस्थापन एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है भैया, कार्य बराबर क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब FS cos थीटा, और यहां पर मुझे पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब थीटा इक्वल्स टू हाउ मच, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो कितना मिल गया, FS, मतलब वर्क डन कैसा दिखेगा, वर्क डन दिखेगा पॉजिटिव। पहले केस में क्या दिख रहा है, पहले केस में दिख रहा है वर्क डन पॉजिटिव, ठीक, कार्य पहले केस में पॉजिटिव है। सेकंड आते हैं,
उपर्युक्त स्थिति में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? मतलब यहां पे अगर मैं इसके अंदर चलूं, कुएं के अंदर, तो कुएं के अंदर ऐसा, खैर बाहर से बाल्टी तो नजर नहीं आएगी, बट स्टिल मैं तो बना रहा हूं, आप तो इमेजिन कर लो कि भैया ये बाल्टी रही और इस बाल्टी को हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है ना? तो इस बाल्टी को जब हम ऊपर की तरफ खींच रहे होंगे तो गुरुत्वीय बल इस पे किधर की तरफ काम कर रहा होगा? तो गुरुत्वीय बल इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा। किससे भैया? mg से। गुरुत्वीय बल किधर खींच रहा है? नीचे की तरफ। और विस्थापन किधर हो रहा है? अल्टीमेटली ऊपर की तरफ। मतलब गुरुत्वीय बल के लिए काम करूं तो मैं कहता हूं गुरुत्वीय बल यहां पर जो कार्यरत है, गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ काम करेगा, क्योंकि गुरुत्वीय बल कभी ऊपर काम कर नहीं सकता भैया। गुरुत्वीय बल हमेशा टुवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ अर्थ, तो गुरुत्वीय बल नीचे काम कर रहा है, जबकि इस पे विस्थापन किधर काम कर रहा है भैया? तो विस्थापन ऊपर की तरफ। मतलब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं? एंटी पैरेलल, 180 डिग्री, एक दूसरे में कितने का एंगल है भाई? 180 डिग्री का। तो इस केस के लिए अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री की बात करूंगा तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। मतलब वर्क डन फिर से मैं लिखूं fs cos 180 डिग्री, तो मुझे क्या मिलने वाला है? नेगेटिव ऑफ fs। तो cos 180 का मान -1। मतलब यहां पर आपको क्या दिख रहा है? कार्य जो दिख रहा है यहां पर, यहां दिख रहा है नेगेटिव। दूसरे केस में, इस केस में क्या दिख रहा है भैया? वर्क डन कैसा होगा? यहां पर नेगेटिव, यहां पर वर्क डन कैसा मिला? पॉजिटिव। ठीक, अगले पे पॉइंट पे बात करते हैं। किसी आनत तल पर फिसलती हुई किसी वस्तु पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। आनत तल का मतलब क्या होता है भाई? आनत तल का मतलब है अगर मैंने ऐसा स्लैंट, कैसा? ये स्लैंट सरफेस है, ये कोई सरफेस है, स्लैंट सरफेस, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। चलो भैया ये रहा ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है भाई? तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली आपको दिख पा रहा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? नीचे की तरफ फिसल रहा है। मतलब इसका विस्थापन जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, विस्थापन ये रही। और फ्रिक्शन कहां लगता है? तो जिस डायरेक्शन में विस्थापन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में दोनों सतहों के बीच में फोर्स यहां पर लगता भैया, तो ये किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर भी मोशन हो रही है। तो विस्थापन अगर आगे हो रहा होगा तो फ्रिक्शन किधर होगा? पीछे की तरफ। तो मैं कहता हूं ये रहा, स्मॉल f से डिनोट करता हूं, ये रहा फ्रिक्शन। ये कौन है भैया? घर्षण बल। अब घर्षण बल और विस्थापन के बीच में एंगल देखिए कितना है? एंटी पैरेलल है ना ये भी। विस्थापन आगे, घर्षण बल पीछे, तो दोनों के बीच में कितना है? थीटा इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री अगेन। तो वर्क डन इक्वल्स टू फिर से कितना? तो माइनस ऑफ fs। या अगर आप चाहे तो कंप्लीट लिखिए क्या? तो fs cos थीटा, तो W इक्वल्स टू fs cos 180 डिग्री, मतलब W इक्वल्स टू माइनस ऑफ fs। कितना मिला भैया? W इक्वल्स टू माइनस ऑफ fs। मतलब ये भी कैसा होगा? नेगेटिव। और एक बात है, एक बहुत अच्छी बात है यहां पे, पता है क्या? वो अच्छी बात यह है कि हमें पता है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा नेगेटिव होता है। फ्रिक्शन तभी एक्शन में आता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर हो रहा हो, और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा चलता है। तो मतलब क्या है? फ्रिक्शन हमेशा ही जो वर्क डन करेगा इसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा ही नेगेटिव होगा। तो इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता, इसको तो आप सीधे सीधे रख लीजिए। फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क डन करती है वो कैसे करेगी? नेगेटिव करेगी और ऋणात्मक करेगी। आसान लगा ना? मैंने बोला था ना कि भैया ये आसान है। एंड जब आपने चैप्टर पूरा करा हुआ है ना, तो फिर आसान लगना तो लाजमी है। और अगर अभी तक आपने ये चैप्टर को नहीं कवर अप किया तो सिंपली जाइए, पूरे कॉन्सेप्ट वीडियोस को एक बार आप देख करके आइए, जहां पर आपको हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस किया गया। अब डिस्क्रिप्टिवली डिस्कशन का मतलब क्या भाई? तो इसका सीधा मतलब है कि हमने उस टॉपिक के अराउंड सब कुछ बातें करी हुई, ठीक है, और सिस्टमैटिकली करिए ताकि जल्दी से लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं इसी क्वेश्चन में, और भी अभी क्वेश्चन है। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई है। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर डी और ई की तरफ। तो यहां कह रहे किसी खुरदुरे क्षैतिज तल पर एक समान वेग से गतिमान वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। अब क्षैतिज तल है और एक समान वेग से, ठीक है, क्या हो रहा है? क्षैतिज तल है, ये हो गई हमारी क्षैतिज तल। इस क्षैतिज तल पे क्या किया है? तो हमने रखा है क्या भाई? एक ऑब्जेक्ट। अब क्षैतिज तल खुरदुरा है,
ये जो क्षैतिज तल है ये कैसा भैया, ये खुरदुरा है, क्षैतिज तल ये खुरदुरा है, ये खुरदुरा है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है जो गति कर रहा है वो कैसा गति कर रहा है भैया, तो जो इस पे गति कर रहा है वो एक समान गति कर रहा है। कैसा हो गया, एक समान गति। एक समान गति मतलब इसमें जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, सेम वेलोसिटी है, ठीक है। तो लगाए गए बल द्वारा किया गया क्या, तो इस संदर्भ में जो लगाया गया बल होगा, है ना, ऐसे केस में जब हम लगाए गए फोर्स की बात करते हैं तो वो फोर्स कितना होगा भाई, एक समान गति कर रहा है, आप कोई चेंजेस कॉज कर नहीं पा रहे इसके केस में, है ना। तो जब आप कोई भी चेंजेस कॉज नहीं कर पाते हैं तो कितना होता है, देखिए इसके लिए हम कहते हैं कि भैया वस्तु पर लगाया गया बल घर्षण के विपरीत अर्थात वस्तु की गति की दिशा में, मतलब इस पर किया गया काम कैसा होगा भाई, तो इस पर किया गया काम हमेशा पॉजिटिव होगा। ये देखिए ये जो हमने अभी बात करी ये एक समान गति आगे की तरफ काम कर रहा है। अब यहां पर जो ये तल है ये कैसा भैया, ये खुरदुरा है। तो अगर इसको एक समान गति में बनाए रखना है तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा भाई, इस घर्षण को, खुरदुरा होने का मतलब अल्टीमेटली घर्षण, इस घर्षण को ओवरकम करने के लिए हमने फोर्स लगाया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है विस्थापन इधर ही हो रही है और बल भी इधर ही लग रहा है, मतलब बल और विस्थापन दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो फिर से मैं कहूंगा थीटा इक्वल्स टू हाउ मच, 0 डिग्री, एंड वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। कितना हो जाएगा भाई, W इक्वल्स टू एफ एस, है ना। कॉस 0 डिग्री अभी बात कर चुके, कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा एफ एस, मतलब इस केस में भी कैसा मिलेगा मुझे, पॉजिटिव वर्क डन। सिमिलरली मेरे पास एक और केस था, किसी दोलयमान लोलक के विरामावस्था में लाने के लिए वायु के प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य। मतलब ऐसा कह रहे हैं, देखिए अगर हमने एक दोलन है, दोलन का मतलब तो आपको पता होगा किसी दृढ़ स्थान से एक रस्सी के सहारे हमने क्या किया भैया, एक गोलक को ऐसे लटका दिया। इसकी एक एक्सट्रीम कंडीशन यहां कहीं पर होगी और एक एक्सट्रीम कंडीशन यहां कहीं पे कह दे रहा हूं। अभी क्या हो रहा है, तो इस गोलक को धीरे 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 ऐसा रेस्ट पे लाया गया। तो जब रेस्ट पे लाया गया तो भैया इसकी टेंडेंसी के विरुद्ध, मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, घर्षण ही हुआ ना, एयर फ्रिक्शन ही हुआ ना, मतलब वायु का प्रतिरोधी बल सदैव गति के विपरीत दिशा में होगा, तभी तो रुक रही है। ये जाना चाह रहा होगा इधर, तो वायु इसको रोक रही होगी पीछे की तरफ। जब ये पिंड आ रहा होगा नीचे की तरफ तो वायु इसको रोक रही होगी, सोच रही होगी भैया आप ऊपर की तरफ चलो, क्योंकि ये प्रतिरोधी बल है। कैसा बल है भैया, वायु प्रतिरोधी बल। अब प्रतिरोधी बल का मतलब क्या हो गया, प्रतिरोधी बल का मतलब क्या हुआ, तो प्रतिरोधी का बल का मतलब है कि भैया ये जो बल है लगाए गए बल के विपरीत दिशा में, है ना, लगाए गए बल के विपरीत दिशा में, लगाए गए बल के किसमें है, विपरीत दिशा में। तो लगाए गए बल के विपरीत दिशा में होगा मतलब नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, एफ नेगेटिव होगा, मतलब W इक्वल्स टू फिर से कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ एफ एस। कैसा हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एस या माइनस ऑफ एफ एस कॉस थीटा। यानी वर्क डन इसके केस में कैसा देखने को मिल रहा है, नेगेटिव। यानी वायु का प्रतिरोधी बल सदैव विपरीत दिष्ट होता है, कार्य कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। कुल मिलाकर के भैया फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क डन करेगा वो नेगेटिव करेगा, हमने जो फोर्स लगाया उसी के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगी तो पॉजिटिव हो गई, है ना। और अगर हमने जो फोर्स लगाया जिधर हम डिस्प्लेसमेंट कॉज करें उसके विपरीत दिशा में कोई भी फोर्स आकर के वर्क डन कर जाए तो वो है भैया नेगेटिव। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, 2 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु जो आरंभ में विरामावस्था में है 7 kg के क्षैतिज बल के प्रभाव से एक मेज पर गति करती है। मेज का गतिज घर्षण गुणांक 0.1 है। निम्नलिखित का परिकलन कीजिए और अपने परिणामों की व्याख्या कीजिए। मतलब पहले तो निकालना है और फिर उस पर डिस्कशन भी करनी। अच्छा भैया चलो कर लेंगे। क्या कह रहे पहले, तो पहले कह रहे लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। अगला कह रहे घर्षण द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। अगला कह रहे वस्तु पर कुल बल नेट फोर्स द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य और वस्तु की गतिज ऊर्जा में 10 सेकंड में होने वाला परिवर्तन। अच्छा तो बहुत सारा निकालना है भाई। एक काम करते हैं, चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। क्या काम कर लिया जाए, तो इसका हम सॉल्यूशन लेकर के आते हैं फटाफट से। ठीक, देखिए कौन सा भैया क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। कार्य ऊर्जा क्या करेंगे भाई, तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन डेटा है उसको फटाफट ले आना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सॉल्व करेंगे। क्या 2 kg द्रव्यमान का आरंभ में विरामावस्था में, मतलब क्या भैया, तो मास हमारे पास में गिवन है कितना 2 kg, ठीक है। आरंभ में विरामावस्था मतलब 0 मीटर पर सेकेंड इनिशियली, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं, तो भैया ये 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव में एक मेज पर गति कर रहा है, तो 7 न्यूटन का क्षैतिज बल, ठीक। चलिए तो भैया इसके लिए भी रख लिया जाए, ये एक मेज है, इसके ऊपर क्या करना है भैया, तो इसके ऊपर हमारे पास है ये एक ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर कितना भाई, तो 7 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगाया जा रहा है। चलो ये ठीक है, इसके ऊपर हमने लगा दिया भैया 7 न्यूटन का फोर्स भी। ये जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है दिस इज 7 न्यूटन, ये 7 न्यूटन का इसके ऊपर फोर्स लगा जा रहा है। और आगे बात करते हैं भैया, ठीक है। मेज का गतिज घर्षण गुणांक 0.1 है। गतिज घर्षण गुणांक को कैसे लिखते हैं भैया, म्यू के, है ना, क्या है म्यू के गतिज घर्षण गुणांक कितना है 0.1। अच्छा, निम्नलिखित को परिकलन कीजिए और परिणाम की व्याख्या कीजिए। चलिए निम्नलिखित को परिकलन करने के लिए सबसे पहले तो कह रहे लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। अब लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य निकालना है मुझे, तो कार्य बराबर क्या होता है भैया, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है भैया, तो वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों की खोज करने चलनी पड़ेगी, तो करें हम थोड़ी सी बात। हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो यहां गिवन है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन भी गिवन है ना, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है कि भैया ये जब चलेगा तो 0.1 से कोई इसको रोक रहा होगा, है ना। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करने के लिए चले तो क्या मिलेगा भाई, तो बहुत ही आसानी से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट तो हम इसमें बात करते हैं कि भैया मास 2 kg यहां पर गिवन है, ठीक, और फोर्स गिवन है, ठीक। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, मतलब क्या, गतिज घर्षण बल, ठीक है। किसको निकालना चाहते हैं, एफ के, गतिज घर्षण बल। और गतिज घर्षण बल को हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है भैया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल रिएक्शन। मतलब यहां पर घर्षण बल कितना होगा, ये इसके ऊपर कार्यरत कौन होगी भैया, तो ये हो जाएगा इसका क्या, mg, है ना, नीचे की तरफ। और इसके परपेंडिकुलरली इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। बहुत सारी जगहों पे आपको n से भी देखने को मिल जाता है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन को n से भी लिखते हैं, लेकिन हमने रिएक्शन को r से लिखा हुआ, मैं इसलिए यहां पर r ही लिखूंगा, ठीक है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है जो मुझे यहां पर क्या कर रही होगी, तो मुझे यहां पर पीछे की तरफ खींच करके रख रही होगी। ये देखिए इन दोनों सतहों के बीच में यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ मुझे खींच करके रख रही होगी, जिसको हम किससे लिखते हैं भैया, एफ के। ये कितना होगा ये कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि 7 न्यूटन से आप आगे तो ले जा रहे हैं, लेकिन कोई है जो इसको पीछे की तरफ भी खींच रहा है ना। 7 न्यूटन का आपने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन 7 न्यूटन की वजह से इसमें मोशन नहीं आएगा ना। काइनेटिक फ्रिक्शन भी तो कोई टर्म है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के मुझे कैलकुलेट करना है। एफ के क्या होता है भाई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और इसको हम हटाते थे तो हमने लिखा था म्यू के टाइम्स ऑफ आर, यही ना। तो एफ के कितना हो जाएगा भाई, म्यू के की वैल्यू आपके सामने गिवन है 0.1, और आर की वैल्यू कितनी है, तो mg, mg नीचे की तरफ। ये आर किसके बराबर होता है, हमेशा देखिए आर हमेशा ही mg के बराबर होता है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उसके वेट के बराबर होगा भैया। आइए देखिए ये हो गया mg। अगर मैं इसको लिखूं तो एफ की वैल्यू कितनी निकाल लोगे आप, 0.1 इंटू कितना है m भाई, तो m है 2, और g की वैल्यू यहां पर हम खुद से लेट कर लेते हैं कितना, तो जो पता है मुझे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मैं रख लेता हूं, कितना कर देता हूं 2 इंटू 10, 0.2 इंटू 10। अब 0.2 इंटू 10 हो कितना जाएगा, तो 0.2 इंटू 10, 0.2 इंटू 10 करना है। 0.2 इंटू 10 अल्टीमेटली ये मेरे को देखने को जो मिल जाएगा 20 हो गया। तो एफ के की वैल्यू हो गई 2 न्यूटन। कितनी हो गई भाई, 2 न्यूटन। अब अल्टीमेटली आप समझिए कि 7 न्यूटन से कोई आगे चल रहा है, ऐसे ही कहूंगा ना,
7 न्यूटन से भैया कोई आगे चल रहा था और कोई है इसको जो 2 न्यूटन से क्या कर रहा है, पीछे की तरफ खींच रहा है। 7 न्यूटन से आप जाओ आगे चलने दो, लेकिन 2 न्यूटन से है ये पीछे खींच रहा है, तो भैया हो गई बात खत्म। क्या कि यहां पर नेट फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, क्या अर्थात कुल बल, क्योंकि बीच बीच में कुल बल के लिए भी बातें करी गई है, कुल बल कितना होगा भाई, एफ नेट। तो मैं कहता हूं 7 न्यूटन से आगे की तरफ खींच रहे थे, 2 न्यूटन से पीछे की तरफ, तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आ गई भैया, तो एफ नेट की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन। चलेगा, एफ नेट कितना हो गया, 5 न्यूटन। अच्छा, ये तो एफ नेट निकल गया। मुझे जो मांगा जा रहा है क्वेश्चन में, वो तो मांगा जा 10 सेकेंड में किया गया कार्य। तो एक बात तो समझ में आ गई कि फोर्स है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट और चाहिए, विस्थापन और चाहिए, तो विस्थापन निकालें। चलिए, विस्थापन कैसे मिलेगा भाई, है ना, विस्थापन कैसे मिलेगा, तो देखिए एक्सीलरेशन के लिए, है ना, विस्थापन के लिए क्या करना है, विस्थापन के लिए भैया, तो F इक्वल्स टू हमें पता है क्या होता है भाई, F इक्वल्स टू होता है ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। मैं कहता हूं एक्सीलरेशन, त्वरण कितना हो जाएगा, तो F अपॉन m कहेंगे ना आप। फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, और मास कितना है, तो मास है इसके पास 2 kg का। तो फाइनली एक्सीलरेशन कितना मिल गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना मिल गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया मेरा एक्सीलरेशन। अच्छा, अब एक्सीलरेशन तो मिला, मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट। यहां से क्या निकाल के ले रहा हूं मैं, एक्सीलरेशन। चाहिए मुझे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए चलना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा और आगे। चलिए चलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की खोज में। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से लाऊं, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए ना, u पता है मेरे को, है ना, u पता है मेरे को, ठीक, और मेरे को a पता है, u पता है, a पता है, और t भी पता है। तो मैं चलता हूं सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर a की बात करने। क्वेश्चन नंबर a में जो मेरे से मांगा गया है, जरा उनकी चर्चा करूं। तो कह रहे हैं कि a में टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर, क्वेश्चन नंबर ए देखिए ना, लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। तो टाइम इक्वल्स टू कितना गिवन हो गया भैया, 10 सेकंड पर। तो t इक्वल्स टू 10 सेकंड में मैं निकाल के ले आ लेता हूं विस्थापन। ठीक है, क्या निकाल के लाता हूं, विस्थापन। अच्छा, इसको त्वरण ही लिख देता हूं ना, चलिए, क्यों ना इसको त्वरण ही लिख दूं, इसको त्वरण ही लिख देता हूं मैं, त्वरण के लिए। चलिए अब विस्थापन के लिए बात करता हूं। तो विस्थापन का अल्टीमेट रास्ता उसी का था, विस्थापन को ही जाना था मुझे। विस्थापन के लिए, है ना, t सेकेंड में विस्थापन। तो विस्थापन कैसे निकालूं भाई, तो चलता हूं मैं कौन से इक्वेशन से, चलते सेकेंड इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के द्वितीय समीकरण से। क्या कहता है भैया, तो कहता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ at स्क्वायर। यही होता है ना, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। अब क्या काम करना, तो इसके अंदर वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। s मुझे चाहिए, ut की वैल्यू, u कितना है, 0, u 0, पहले वो विराम में थे तो 0, प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू मैंने अभी निकाली 2.5, 2.5 इंटू 10 का स्क्वायर, यही हुआ ना। तो s इक्वल्स टू कितना मिल गया भाई, तो मेरे को तो जो दिख रहा है 1/2 इंटू, है ना, 2.5 इंटू ए हो गया 100 मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 का आधा। s इक्वल्स टू 125 मीटर। कितना मिल गया भाई डिस्प्लेसमेंट, 125 मीटर का मुझे इसमें मिलने वाला है डिस्प्लेसमेंट। अब शुरू होती है कहानी किसकी, तो मेरे से मांगा गया है ना, ए में क्या कहा गया है भाई कि कार्य बताइए। तो अब मैं इसमें लिखता हूं कार्य बराबर, कार्य कब भैया, 10 सेकेंड पे, कार्य कब, 10 सेकेंड पे। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है भैया, फोर्स इंटू बल इंटू विस्थापन। फॉर्मूला तो वही रहने वाला, इसमें तो कोई बदलाव नहीं। तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स कितना, तो बल इसके ऊपर हमने लगाया भैया पूरे 7 न्यूटन का। कितना, 7 न्यूटन का, ठीक है। और विस्थापन कितने का कराया भैया, तो विस्थापन कराया मैंने 125 मीटर। क्योंकि देखिए मैंने जो टोटली वर्क डन किया, ये मैंने फ्रिक्शन को, काइनेटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए ही वर्क डन किया होगा ना। मैंने तो ये 2 न्यूटन से जो मुझे पीछे खींच रहा है, अल्टीमेटली नेट फोर्स मैंने 5 न्यूटन की लगाई है।
किंतु 5 न्यूटन नेट फोर्स है, मैंने कितना काम किया, मैंने तो 7 न्यूटन का फोर्स लगा के काम किया ना भाई, ठीक है। मैंने जो काम किया, मेरे अंदर से जो एनर्जी खर्च हुई वो 7 न्यूटन को लगाने में खर्च हुई है ना। 7 न्यूटन को अगर मैं 125 मीटर तक लगाता रहता हूं, 125 आई है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, तो ये पूरा वर्क डन होगा मेरा। तो W इक्वल्स टू कितना मिल गया भाई, 7 इंटू 125, 35, 3, 14, 3, 75, ठीक है। तो कितना मिल गया भाई, अच्छा 55, ठीक है, 8755, कोई दिक्कत, ये मिल जाएगा मुझे क्या, ये मुझे फाइनली मिल जाने वाला वर्क डन, ठीक है, 875 जूल, क्या हो जाएगा 875 जूल, ये मुझे मिल जाएगा क्या, वर्क डन फाइनली। कब तक, 10 सेकेंड तक उसको चलाने में जो मैंने वर्क डन किया है वो रहेगा ये। अच्छा, और भी बात करनी है क्या, तो हाँ भाई अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत बात करनी है इसमें। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं हमसे घर्षण द्वारा 10 सेकेंड में किया गया कार्य। फ्रिक्शन ने 10 सेकेंड में कितना काम किया है, तो फ्रिक्शन ने जो काम किया है, यहां पर फ्रिक्शन ने जो काम किया है उसको जरा देखिए, बी क्या है भाई, घर्षण द्वारा 10 सेकेंड में किया गया कार्य। अच्छा, घर्षण ने जो कार्य किया है, तो सीधी बात है ना, घर्षण बल इंटू विस्थापन, तो मैं ऐसा नहीं लिख लूं क्या, कार्य बराबर घर्षण बल इंटू विस्थापन, घर्षण बल इंटू विस्थापन। लेकिन यहां पर एक छोटी सी ट्विस्ट है, वर्क डन इक्वल्स टू, आप घर्षण बल लिखेंगे जो एफ के, और डिस्प्लेसमेंट जो मेरा मिलेगा वो कैसे मिलेगी भैया, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जिधर आपने बल लगाया उसके विपरीत दिशा में हो रही है विस्थापन, तो नेगेटिव ही होगा ना, तो एक नेगेटिव साइन भी आएगा। तो W इक्वल्स टू, एफ के की वैल्यू कितनी है भाई, एफ के हमने अभी निकाला, एफ के 2 न्यूटन, तो नेगेटिव ऑफ 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट 125 का, मतलब वर्क डन कैसा मिल गया, नेगेटिव ऑफ 250 जूल, नेगेटिव ऑफ 250 जूल, चलेगा क्या, कितना, नेगेटिव ऑफ 250 जूल, ठीक है। इसको भी लाल डब्बे में बंद करते हैं ताकि दूर से दिखता रहे कि भैया ये कौन कौन से आंसर्स हैं, ठीक है ना। तो ये मिल गया मुझे। अब चलता हूं किसके ऊपर भाई, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है हम चलते हैं उसके ऊपर। थर्ड सी में क्या कह रहे हैं, वस्तु पर कुल बल द्वारा 10 सेकेंड में किया गया कार्य, मतलब मेरे को निकालना नेट फोर्स ने जो काम किया है ना, कुल बल मतलब क्या, एफ नेट ने जो काम किया, मतलब यहां पर मैं बात करता हूं किसकी, सी, एफ नेट द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। एफ नेट द्वारा हमें क्या करना है, किया गया कार्य देखना। तो भैया सिंपल सी बात है, एफ नेट है कितना, एफ नेट है 5 न्यूटन। अच्छा, इसको भी डब्बा बंद करते हैं। एफ नेट है कितना, 5 न्यूटन। तो भैया सीधी बात है, वर्क डन इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू एफ नेट इनटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, तो कितना कितना भैया, तो ये देखिए W इक्वल्स टू एफ नेट 5 न्यूटन, 7 न्यूटन लग रहा था, 2 न्यूटन क्या हो रहा था इसके ऊपर, तो काइनेटिक फ्रिक्शन, इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वही 125 का है ना, 125 पंजे 625, ठीक, कितना हो जाएगा ये 625 जूल, खत्म हो गई बात, कितनी हो गई 625 जूल। चलिए आप चाहे तो यहां तक के डेटा को रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे को करना है डी आखिरी, है ना, डी की बात करनी है, मतलब गतिज ऊर्जा में 10 सेकेंड में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अगर मुझे 10 सेकेंड में करनी है तो क्या होता है भैया, चेंज इन, इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं। चलिए अल्टीमेटली हमने क्या देखा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल्स टू वर्क डन। भाई किया गया कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और जो नेट फोर्स द्वारा किया गया कार्य था ये कितना था भैया, तो ये है मेरा 625 जूल, ठीक है ना। और घर्षण द्वारा जो किया गया था वो कितना था, तो नेगेटिव ऑफ 250 जूल। और ये कितना था, पहला क्वेश्चन भी 875 जूल, ये था 875 जूल।
तो मेरे से नेट फोर्स द्वारा गतिज ऊर्जा में 10 सेकेंड में कितनी परिवर्तन हुई? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो होता है वर्क डन बाय नेट फोर्स। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहता हूं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ये कहां से लिखना है भाई? तो इसके लिए हमने कहा था वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना, कार्य ऊर्जा प्रमेय से लिख रहा हूं मैं ये पूरी बात। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है भाई? तो जो नेट फोर्स है ना, कुल बल द्वारा किया गया कार्य, ये क्या होता है? कुल बल द्वारा किया गया कार्य। इसका क्या मतलब है? तो कुल बल द्वारा किया गया कार्य है कितना? कुल बल द्वारा किया गया कार्य जो है ये है 625 जूल। कितना है? ये है 625 जूल। ठीक, तो इसका भी आंसर हो गया मेरा 625 जूल। खत्म। आगे पूरे आंसर समझ में आया होगा भाई, बहुत ही आसान सा तरीका था। बस क्या था कि हमें कई सारी वैल्यूज इसके अंदर में निकाल करके आनी थी, तो हमने कई छोटी छोटी वैल्यूज को निकाला और इसको पूरा सॉल्व किया। तो चाहे तो भैया आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, है ना, क्योंकि आप प्रिपेयर करेंगे भैया, है ना, इसके लिए आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये बार बार काम आने वाली है। नॉट ओनली इन 11th 12th में भी ये काम आने वाली है, क्योंकि हम एग्जाम देने वाले हैं जब कॉम्पिटिटिव्स, तब हमें चाहिए पड़ेगा भैया प्रैक्टिस के लिए 11th, और तब तक वॉश आउट कर देते हैं, है ना। तो भैया ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड एक और चीज मैं बोलते चलूं, क्योंकि फिजिक्स क्या होता है जनरली, ये बहुत बड़ी मिथ है वैसे, बट हाँ जनरली क्या होता है भाई, जो बायो ले लेते हैं स्टूडेंट्स वो सोचते हैं कि फिजिक्स यार हमारे बस की चीज नहीं है। लेकिन आप देखिए ना, ये कितना सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको कराते चल रहा हूं। तो आपको परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है कहीं पर भी, है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल ही लेकर के चल रहा हूं भैया आपको बेसिक से लेकर बिल्कुल टॉप तक। तो परेशान कहीं नहीं होना, बिल्कुल बेसिक्स टू टॉप, ठीक है। हर एक टॉपिक में हमने ऐसी बातें करी है, तो क्वेश्चन में भी हम ऐसी बातें करेंगे। तो घबराना नहीं है न्यूमेरिकल से, घबराना नहीं है हमें क्वेश्चन से, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है भैया, प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे हमारा सब्जेक्ट उतना आसान होता चला जाएगा। आइए बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड कहने चित्र में कुछ एक विमीय स्थितिज ऊर्जा फलनों के उदाहरण दिए गए। ये कुछ एक विमीय ऊर्जा फलन है, ठीक है ना, मतलब क्या है भाई, तो ये एनर्जी फंक्शंस के बने। कण की कुल ऊर्जा कोटि अक्ष पर क्रॉस द्वारा निर्देशित की गई है। ये जो क्रॉस बनाया जाएगा ना, जो इसमें लिखा गया है कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा जो है एनर्जी ई जो है, इसको क्रॉस से डिनोट किया गया है ग्राफ में, ठीक है, निर्देशित की गई है। प्रत्येक स्थिति में कोई ऐसे क्षेत्र बताइए, यदि कोई है तो क्या, जिनमें दी गई ऊर्जा के लिए कण नहीं पाया जा सकता। मतलब जहां पर ऊर्जा दी गई है वहां पर नहीं पाया जा सकता। क्या भाई, यहां पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब ऐसी सिचुएशन ही नहीं हो सकती, गलत ग्राफ है। ऐसी स्थिति अगर हो तो बताइए। इसके अतिरिक्त कण की कुल न्यूनतम ऊर्जा भी निर्देशित कीजिए। कुछ ऐसे भौतिक संदर्भों के विषय में सोचिए जिनके लिए स्थितिज ऊर्जा आकृतियां प्रासंगिक हो। मतलब आपको क्या क्या करना है भाई, आपको सबसे पहले तो देखना है ये ग्राफ सही है कि नहीं, ठीक है, क्या देखना है, ये ग्राफ सही है कि नहीं। अगर वो ग्राफ सही है, ठीक है, तो क्या वहां पार्टिकल मिल रहे हैं, मतलब पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, करेगा तो कौन से रेंज में एग्जिस्ट करेगा, और कौन सी सिचुएशन हो सकती है इसके लिए, कौन सी परिस्थिति में ये ग्राफ्स बन सकते हैं। तो देखिए मैं यहां पर आपसे सिंपली ये कहना चाहूंगा कि ये जो है, ठीक है, जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, कुल एनर्जी ई है, कुल ऊर्जा कौन सी है, ई, और कुल ऊर्जा जो होती है अल्टीमेटली कुल यांत्रिक ऊर्जा की ही बात हो रही है। कुल यांत्रिक ऊर्जा जो ई होती है वो किसके बराबर होती है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ये किसके बराबर होगी भाई, तो सदैव होगी हमारी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज, सॉरी उल्टा क्यों लिख रहा हूं, गतिज ऊर्जा प्लस, गलत नहीं है भाई, पहले यहां काइनेटिक लिख देता इसलिए, बस और कुछ नहीं, है ना, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, तो जब इसके बराबर होती है तो यहां पर जो ये आपको V0 दिख रहा है, ये जो कह रहे हैं ना, ये V0,
ये वी नॉट को भी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये वी नॉट जहां जहां लिखा हुआ है इसका मतलब आप समझ लीजिए ये है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है भाई? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। और एक छोटी सी बात, जब आपको पता है टोटल एनर्जी समिशन होता है किसका भाई? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, तो क्या हो सकता है जरा देखिए, एनर्जी जो होगी है ना, जो एनर्जी जो होगी ये हमेशा ही बड़ी होगी किससे? पोटेंशियल एनर्जी से। क्या इस बात में अग्री करते हैं? जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा से हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि अगर स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को जोड़ के ई हो रही है, तो अकेला पी तो ई से छोटा ही है ना। मैं बोल रहा हूं दो लोगों को जोड़ करके एक वैल्यू आ रही है, तो एक अकेले से कंपेयर करोगे तो ये हमेशा ही छोटा होगा। लेकिन एक कंडीशन, जब मान लेता हूं कि काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, तब तो ये बराबर भी हो सकती है। कैसे भाई? तो मैं कहता हूं एक सर्टेन हाइट पे, एक एच ऊंचाई पर किसी पिंड को यहां पर रखा गया है, और ये पिंड किसमें? विरामावस्था में, ये चल नहीं रही है, तो इसके पास अभी कितना होगी एनर्जी? mgh। कितनी होगी? mgh। और अगर ये mgh होगी, इसका मतलब इसकी टोटल एनर्जी भी कितनी होगी इस समय? इसकी टोटल एनर्जी भी mgh के बराबर ही होगी। क्यों भैया? क्योंकि इस क्षण पे Pe तो है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। जब ये बिल्कुल h हाइट पर किसी चीज को रोक के रखा गया है, तो उस अवस्था में वो पिंड गति नहीं कर रहा है, और ये पिंड गति नहीं कर रहा मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, और काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो एनर्जी हुई ना mgh के बराबर। ये देखिए Pe बराबर होगी mgh के। किंतु मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसके साथ साथ कि भैया एनर्जी हमेशा Pe से, पोटेंशियल एनर्जी से बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? या तो बराबर हुई या बड़ी हुई। जरा सोचिए ना, ये बॉल जो है धीरे से चलना शुरू हो गया, जैसे ही चलना शुरू करेगा काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करने लगेगी, और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हमने एक ग्राफ देखा है। क्या? आइए देखते हैं। मैं कहता हूं यहां पर क्या, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बीच में एक ग्राफ दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए क्या होता है अगर मैं बात करता हूं, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, एक सेकंड थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं, है ना। मैं अपने ड्राइंग के हिसाब से, ठीक है, चलिए अब बनाता हूं मैं बॉक्स। हाँ, मानने को ही तैयार नहीं था भैया। ये लो देखो, बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया, ठीक है, बन गया। अभी क्या करूं? तो एक तो ये हो गया, और एक हमने ऐसा देखा है, आपको ध्यान में होगा ये चीज हमने देखी थी। हम इस किसके लिए ग्राफ बना रहे भाई? तो देखिए यहां पर मैंने आपसे कहा हुआ है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वस्तु है, और ये एक सर्टेन हाइट पर रखा हुआ है। कहां रखा गया भैया? तो ये एक h हाइट पर वस्तु रखा गया है ना। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस, ये कितनी है भैया? तो इसको मैं कह लेता हूं कि ये h हाइट पे रखा गया है। कहां रखा? h पे। तो जैसे ही मैं कहता हूं कि इसको h हाइट पे रखा गया और यहां पे स्थिर है, ये रुका हुआ है, अगर यहीं पर है, तो इसके पास में इस समय क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, है ना, किसके बराबर होगी भैया? mgh के। और यहां पर रुका है मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। और मुझे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी की अगर बात करूं, मैकेनिकल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं, यांत्रिक ऊर्जा की, कुल यांत्रिक ऊर्जा की, तो ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, दोनों के समीशन। जरा एक छोटी सी वैल्यू से समझते हैं। मैं कहता हूं कि ये जो वैल्यू है mgh की, ये 10 है। ये बिल्कुल h/2 की कंडीशन है, जहां बिल्कुल आधे पर होगा, मतलब ये वाली कंडीशन की बात करूंगा, और ये है मेरा कितना भैया? 0। यहां पे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए टोटल एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो एक बात समझिए, ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है पोटेंशियल के लिए, और ये जो लाइन दिख रही है काइनेटिक के लिए। जब किसी पिंड को अधिकतम ऊंचाई पर ले जाकर के रखेंगे, है ना, ये कंडीशन कहां पे है भैया? तो h मैक्स, मतलब अधिकतम ऊंचाई पे। तो अधिकतम ऊंचाई पे उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक नहीं, वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहां पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा भैया? पोटेंशियल एनर्जी। जब सिर्फ और सिर्फ यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक कितनी होगी? 0। ये अल्टीमेटली किसकी है? काइनेटिक कितनी हो गई? 0। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कीजिए, कितना होगा? 0 + 10, 10।
आप यहां पर बात कीजिए इस जगह पे, इस जगह पे कितना होगा भाई? तो देखिए पोटेंशियल जैसे जैसे कम होने लगा, गतिज वैसे वैसे बढ़ने लग गया। क्या होगा? तो ये भी 5, मतलब पोटेंशियल भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, दोनों जुड़ करके कितने दिखेंगे? 10। अब चलिए यहां पर ये कौन सी स्थिति है भैया? तो ये आकर के बॉल बिल्कुल ये धरातल से टकरा गई। जैसे ये बॉल धरातल से टकराएगी तब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? h0। h0 मतलब क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 0 और काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम। जैसे ही आके टकराएगा धरातल पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी 10 और पोटेंशियल कितनी होगी? 0। अभी भी जोड़ करके देखिए 10। क्या बोलना चाह रहा हूं? इन दोनों का ये समीशन होता है, मतलब ये एनर्जी जो है या तो बड़ी होगी पोटेंशियल एनर्जी से या फिर बराबर हो जाएगी। जैसे ये वाली कंडीशन थी तो क्या थी? बराबर थी ना इसके। ठीक, तो मतलब मैंने यहां पर कही हुई आपसे जो बात, ठीक, इसको हटाता हूं थोड़ा सा क्योंकि हम अब बाकी के डिस्कशन करने वाले हैं। यहां पर ये क्या दिख गया भैया? जो मेरी टोटल एनर्जी होगी, ये टोटल एनर्जी सदैव, है ना, स्थितिज ऊर्जा से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। बस इतनी सी बात यहां पर ध्यान में रखिए, आपको सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी। क्या भाई? तो देखिए जब मैं इस ए पोजीशन पे होता हूं तो इस ए पोजीशन पर ई की वैल्यू देखिए ये रही, है ना, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर रही। आप खुद से देख करके बताइए ना, ये रही मेरी एनर्जी और ये रही पोटेंशियल एनर्जी। यहां तो साफ सुथरा आपको दिख रहा है ना कि पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन 0। यहां पर सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा कुल यांत्रिक ऊर्जा से बड़ी हो गई। यहां पर स्थितिज ऊर्जा जो दिख रही है आपको, ये कुल यांत्रिक ऊर्जा से बड़ी हो गई। और मैंने अभी क्या कहा? यांत्रिक ऊर्जा से बड़ी नहीं हो सकती भैया, यांत्रिक ऊर्जा बड़ी हो सकती है, यांत्रिक ऊर्जा से कुछ बड़ी नहीं होगी। ये देखिए, ये है यांत्रिक ऊर्जा बड़ा है या बराबर है किसके? स्थितिज ऊर्जा के। तो ये स्टेटमेंट तो गड़बड़ होगी। तो मतलब यहां पे क्या कहेंगे? पार्टिकल यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब कह रहे हैं ना कि भाई कण को नहीं पाया जा सकता। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या? कण नहीं पाया जा सकता है। कारण दिख गया होगा, ये देखिए ना, यहीं पे खत्म हो रही है और ग्राफ यहां से अभी शुरू हो रही है, तो मतलब यहां पर कण नहीं पाया जा सकता। अच्छा, अगले केस में चलते हैं, सेकंड केस में चलते हैं। सेकंड केस में अगर हम बात करना शुरू करते हैं तो सेकंड केस में फिर से देखिए, ये रही मेरी क्या? एनर्जी, है ना, और ये रहा मेरा पोटेंशियल। ए पर भी मैं पोटेंशियल की बात करता हूं तो पोटेंशियल ए पर भी मेरे पास, ए पर सिर्फ, तो यहां पर भी देखिए पोटेंशियल जो है वो, स्थितिज ऊर्जा जो है ये ज्यादा है मेरी एनर्जी से। सी पर चलिए, सी पर, तो सी पर भी मुझे क्या दिख रहा है भैया? सी पर भी ये देखिए एनर्जी तो यहीं पर है ना, ये एनर्जी की ये रही लाइन, थोड़ी सीधी बनाता हूं, ठीक है। एनर्जी तो ये रही। अब ये ओवरऑल पूरा ग्राफ देखिए एनर्जी से ऊपर ही है ये, तो ये अगर एनर्जी से ऊपर है ये पूरे ग्राफ, तो यहां पर भी कह सकता हूं क्या कि भैया पोटेंशियल एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा से ज्यादा है। मतलब यहां पर भी क्या कह सकता हूं कि कण नहीं पाया जा सकता है। यहां पर भी कण नहीं पाया जा सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई? यहां पर भी हम कण नहीं प्राप्त कर सकते। अच्छा, तो ये दो केसेस आपको समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, और भी केसेस है इसमें। अगले केसेस की थोड़ी सी बात करता हूं मैं। तो अगले केसेस पे बढ़ने से पहले हम भैया इसको हटा देते हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आ चुका है ना भैया? ये ई जो क्रॉस लिखा हुआ है ये है मेरी क्या? कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा से ज्यादा अकेली स्थितिज ऊर्जा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, आपने आई होप रख लिया होगा इसके स्क्रीनशॉट। मैं बढ़ता हूं आगे। क्या करना है भैया? अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगले क्वेश्चन में भी रूल्स यही लगने वाले, इसलिए मैंने इसको नहीं हटाया। यहां पर केसेस देखिए, यहां पर दो केसेस आपको दिख रही है। यहां पर क्या दिख रहा है भाई? तो यहां पर कुछ बातें ऐसी हो रही हैं, है ना, यहां पर कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। क्या भाई? तो भाई जो कि यहां नहीं हुई थी, ठीक है, इस केस में जो कि हमें नहीं देखने को मिली है, यहां पर ऐसी कुछ बातें हमें देखने को मिल रही है कि भाई ई जो है, ई देखिए ये रहा ई। मतलब क्या भाई? तो इस ए से इस बी के बीच में,
ए के जस्ट बाद और बी के जस्ट पहले, ये वाली जो कंडीशन है इतनी सी है ना, इतनी सी कंडीशन के लिए अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो छोटा है किससे, मेरे एनर्जी से। लेकिन अगर यहां पर बात करूं, ये देखिए यहां से यहां तक की, तो V नॉट यहां पर है, तो यहां पर तो मेरे को दिख रहा है कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी से बड़ी है कौन, पोटेंशियल एनर्जी खुद बड़ी है किससे भैया, एनर्जी से। कहां से कहां तक, जस्ट ए से पहले तक। और इसके बाद देखिए बी के जस्ट बाद की बात करूं तो यहां पर भी मुझे पोटेंशियल एनर्जी जो दिख रही है वो बड़ी दिख रही है एनर्जी से। तो सीधी सिंपल सी बात है, क्या लिख सकता हूं मैं इसके केस में, तो मैं सिंपली यही लिख सकता हूं कि भैया ये जो केस आपको दिख रहा है यहां पर कण स्थित होगा, मतलब कण पाया जाएगा, ऐसा लिख लेते हैं, कण पाया जाएगा। किंतु ये दो कंडीशंस, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, यहां कण नहीं पाया जाएगा, तो मतलब इन दोनों के लिए कंबाइनली लिख लेता हूं, कण नहीं पाया जाएगा इन दोनों कंडीशन में, है ना, ये और ये बीच में कण पाया जाएगा, मतलब ये दोनों, ये बीच में जो कंडीशन होगी ए से बी तक, यहां पर कण पाया जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर मैं आता हूं कहां पर भाई, अपने चौथे केस पे, तो फोर्थ केस पे कह रहे हैं ये रही मेरी एनर्जी, देखिए ठीक है। अब ये रही एनर्जी, तो मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई कि मुझे इसमें दिख रहा है कुछ जगह है जहां पे हमको पाया जाएगा, कुछ जगह है जहां पे नहीं पाया जाएगा। कौन सी जगह पे नहीं पाया जाएगा, तो एक बात देखिए, ये रही मेरी V नॉट, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ये रही, तो पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा कितने दूर में, मैं इसको कलरिंग ना कर दूं, ये देखिए ये जो कंडीशन इसमें क्या है, ये ज्यादा है, और यहां पर भी ऐसी दिख रहा है एनर्जी से ये पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो मतलब ये जो ट्रायंगुलर फेसेस दो दिख रहे हैं, है ना, एक ये वाला दिख रहा है, ये वाला यहां, और एक ये दिख रहा है यहां, इन दोनों जगहों पे मैं लिख सकता हूं फिर से क्या, कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये ज्यादा है एनर्जी से, मतलब कण नहीं पाया जाएगा। किंतु ध्यान से देखिए, बचे हुए सेगमेंट की मैं अगर बात करूं, है ना, किसकी भैया, बचे हुए सेगमेंट की, तो बचे हुए सेगमेंट में देखिए क्या है, ये रहा, ये यहां से यहां तक का जो जोन है, मतलब -b/2 तक। मैं अभी इसके लिए वैल्यूज भी लिखूंगा एग्जैक्टली कि कहां से कहां तक मिल रहा है, कहां से कहां तक नहीं। ये यहां से b/2 तक, ये इस वैल्यू तक, इसके जस्ट पहले तक मुझे क्या मिल रहा है भाई, तो यहां पर कण पाया जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहां से a/2 के जस्ट बाद से, -a/2 के जस्ट बाद से, और ये a/2 के जस्ट पहले तक, यहां पर भी कण पाया जाएगा, यहां पर भी कण पाया जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, यहां पे भी कण पाया जाएगा। उसी तरीके से इसके बाद देखिए यहां पर भी कण पाया जाएगा। कैसे पता चला भाई, तो इन सभी जगहों पे दिख रहे हैं एनर्जी ज्यादा है पोटेंशियल से, ये जितने भी ये दिख रहे हैं, यहां पर क्या दिख रहा है भैया, तो एनर्जी ज्यादा है पोटेंशियल से, यहां पर भी दिख रहा है तो एनर्जी ज्यादा है पोटेंशियल से, यहां पर भी दिख रहा है तो एनर्जी ज्यादा है पोटेंशियल से। ठीक, मतलब क्या हो गया भाई, तो ये जितने पर्पल से लिखे हुए हैं इन सभी में क्या होगा, तो कण पाया जाएगा। ठीक है, इनमें क्या होगा भाई, तो इनमें कण पाया जाएगा। बात समझ में आ गई होगी कि कौन से ग्राफ में कण पाया जाएगा और कौन से में नहीं पाया जाएगा। एक सीधा सिंपल सा बस कहानी थी, वो क्या थी भाई, कि ये जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, स्थितिज ऊर्जा के। कहीं पर भी स्थितिज ऊर्जा बड़ा हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहीं बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। आई हुई की बात समझ में भाई, तो चलिए जरा देखते हैं हम, ठीक है, इसको, ठीक, कि भाई किस केस में हुआ किस केस में नहीं हुआ, पूरी बातें आपको समझ में आ चुकी है। तो मैं इसको हटाता हूं, अगले क्वेश्चन पे आता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कुछ कि रेखीय सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की स्थितिज ऊर्जा फलन, मतलब Vx इक्वल्स टू kx²/2 है। पोटेंशियल एनर्जी की बात इन्होंने कर ली, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है भैया, ½ kx²। मैं नहीं कह रहा हूं
ये क्वेश्चन में कह रहे हैं जहां के दोलन का बल नियतांक है और के की वैल्यू है 0.5, ठीक है, के की वैल्यू कितनी दे दी गई भैया 0.5, ये के क्या है भाई, तो ये पेंडुलम का है ना बल नियतांक है, ठीक। चलिए के लिए है ना Vx और x के मध्य ग्राफ चित्र संख्या इसमें दिखाया गया है। यह दिखाइए कि विभव के अंतर्गत गतिमान कुल 1 जूल ऊर्जा वाले कण को अवश्य ही वापस आना चाहिए जब यह x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2x पे पहुंचता है, 2m पे पहुंचता है। मतलब ये कह रहे हैं कि एक पेंडुलम ऐसा चल रही है यहां से इधर और यहां से इधर, तो ये कह रहे हैं कि जब x इक्वल्स टू 2m, मतलब x इक्वल्स टू 2m जो है, x इक्वल्स टू 2m जो लिखा हुआ है, ये अल्टीमेटली कहना ये चाह रहे हैं कि ये हमें दर्शाइए कि xm जो होगा वो है 2 मीटर प्लस माइनस ऑफ 2 मीटर। xm जो है ये कितना है भैया, xm जो है ये प्लस माइनस ऑफ 2 मीटर। इसका मतलब क्या समझ रहे भैया, तो मैक्सिमम जो इस पेंडुलम का ये हाँ, ये पेंडुलम मैक्सिमम जो इधर जाकर के विस्थापित होगा, इसका ये जो विस्थापन मुझे मिलेगा ये कितना मिलना चाहिए भैया, ये 2 मीटर का मैक्सिमम विस्थापन मिलना चाहिए, ठीक है। क्या मिलना चाहिए, सरल आवर्त गति कर रहा है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम जो मेरे को मिलना चाहिए विस्थापन कितना 2m का मिलना चाहिए। यही मुझे प्रूफ करना है इसके अंदर कि भैया एक्सट्रीम पोजीशन जो होगी वो 2 मीटर पे होगी। तो चलिए प्रूफ करते हैं, अगर ये इतना आ गया तो मतलब हमारा बिल्कुल सही है भैया, ये जो कह रहे हैं उनके हिसाब से। तो क्या करना होगा इसके लिए, तो इसके लिए सिंपली मुझे सबसे पहले तो लिखना होगा कि भाई देखिए E इक्वल्स टू एनर्जी, मतलब यांत्रिक ऊर्जा कितनी होती है भाई, तो यांत्रिक ऊर्जा मुझे पता है होती है ना काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ये अभी हम बात अभी भी करके आ रहे हैं क्या भाई, तो E इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं के ई प्लस पीई, ठीक है, इतनी सी बात, क्या लिख लिया के ई प्लस पीई। अब मुझे सिंपली काम करना है क्या कि भैया जब मैक्सिमम हाइट पर होगा है ना, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में क्या हो जाएगा भाई, तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में मैं कहता हूं कि V जो होगा वो 0 हो जाएगा। जब सबसे अधिकतम विस्थापन पे होगा तो अधिकतम विस्थापन किसको कहेंगे, मान लीजिए यहां पर अधिकतम विस्थापन में रहा होगा, तो इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है v, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तभी तो अब ये वापस नीचे गिरने वाला है। तो ये इस कंडीशन में मैं कह सकता हूं क्या हो जाएगा भाई, तो इस कंडीशन में मैं दो बातें कह सकता हूं कि v इक्वल्स टू कितना हो जाए 0, और x को क्या लिख लो, तो मैं लिख लेता हूं xm मैक्सिमम विस्थापन, तो v वेग कैसा हो गया भैया, वेग हो गया हमारा 0, और जो विस्थापन है उसको xm लिख लेता हूं, मतलब ये क्या हो गया, अधिकतम विस्थापन। ये तभी होगा ना बात जब विस्थापन कैसा हो भैया, अधिकतम हो, जहां पे वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई होगी उसी को कहेंगे ना एक्सट्रीम पोजीशन। ये यहां से पेंडुलम गई, मैक्सिमम जहां डिस्प्लेसमेंट हुआ वही है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये दो बातें समझ में आती है। तो मैं जरा लिखता हूं E इक्वल्स टू कितना भाई, E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, इन्होंने खुद ने दे रखी है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब चूंकि v की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो E कितना हो जाएगा अभी, तो ये हो गया मेरा 0 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ के एक्स एम का स्क्वायर। ये चलेगा, के एक्स एम का मतलब क्या भाई, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर मेरे को सभी वैल्यूज गिवन है, क्या क्या गिवन है भाई, तो मुझे यहां पर गिवन है के की वैल्यू गिवन है, ठीक है, के की वैल्यू गिवन है, और एक्सएम की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो E इक्वल्स टू, ठीक है, E इक्वल्स टू कितने के लिए निकालना भाई, तो ये मुझे निकालना है 1 जूल के लिए। तो यानी यहां पर मैं लिख लेता हूं एनर्जी भी मेरे को गिवन है कितना, 1 जूल, ये दिया ना 1 जूल के लिए, तो एनर्जी के नीचे लिख दीजिए भैया 1 जूल।
ये कितना हो गया 1/2, के की वैल्यू इन्होंने कही हुई है, के की वैल्यू 0.5 लेने को, चलिए ये ले लेते हैं 0.5 इंटू एक्सएम का स्क्वायर। क्या होगा भाई, इसको अगर मैं इधर के साइड में भेज दूं, ठीक है, तो एक्सएम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा 2, और अपॉन में इसको लिख लूंगा कितना 0.5, यही होगा ना एक्सएम का स्क्वायर, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0.5 नीचे। अच्छा 0.5 आधा से 2 को कटाएंगे तो 4 बार में कटेगा, करके देख लीजिए, आधा को आधा से, ये 0.5 मतलब आधा, 2 जाना है तो आधा आधा 1 1, और इसके बाद 2 तक जाने में 4, मतलब ये कितना हो गया। चाहे तो डेसिमल हटा लेना भैया अगर ऐसे ना समझ में आए, क्योंकि ये समझना बहुत आसान होता है, वैसे एक में आधा जोड़ा 1.5 हुआ, ऐसा करके थोड़ा सा इजी पड़ता है और कुछ नहीं। एक्सएम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिला, यानी एक्सएम की वैल्यू कितने मिले √4, मतलब क्या हुआ भैया, तो एक्सएम जो आया कितना आया ±2, कितना आया ±2, और ये सभी स्टैंडर्ड यूनिट में है, तो मतलब इसको मैं क्या लिख लूं ±2 मीटर। तो अभी बात समझ में आ रही क्या, कितनी आ गई एक्सएम, एक्सएम आ गई ना 2 मीटर। अब एक्सएम 2 मीटर अगर आ गई, मतलब मेरे को समझ में आ गया ना कि वापस आना चाहिए कब, जब x की वैल्यू कितनी हो ±2 मीटर हो, मतलब ये वापस आ जाएगा ना, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, यानी यही वो कंडीशन है कौन सी, ये बिल्कुल प्रूफ हो गई कि ये मेरा है अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन बराबर ±2 मीटर। अच्छा प्लस माइनस क्यों है, तो मान लीजिए इसको आपने पॉजिटिव लिया है, तो ये इधर के साइड में जब जाएगा तब क्या कहलाएगा, वो -2। ये इसको अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट काउंट करता हूं तो इसको क्या करूंगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट काउंट, मतलब एक्स अधिकतम विस्थापन कितना हो गया ±2 मीटर। बात समझ में आ गई भाई, है ना, यहां तक आई होप कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, है ना, क्योंकि ये भी काम आने वाला है हमारे लिए। बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आइए जरा देख। ये कह रहे हैं सिंपली कि किसी रॉकेट का बाह्य आवरण उड़ान के दौरान घर्षण के कारण जल जाता है, ठीक है। जलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा किसके व्यय पर प्राप्त की गई, रॉकेट या वातावरण। क्या मतलब है इसका भाई, तो इसका सीधा सिंपल सा मतलब है कि हमें यह पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। और क्या कहता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती ना ही नष्ट की जा सकती है, तो क्या कर सकते हैं भाई, तो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो यहां पर यही सवाल आता है कि अगर एक रॉकेट है और बाह्य आवरण जो है उसका जो आउटर सरफेस जो होता है वो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है भैया, जल जाता है। तो फ्रिक्शन के कारण जल रहा है, घर्षण के कारण जल रहा है, जलने का मतलब ऊष्मीय ऊर्जा। ये ऊष्मीय ऊर्जा आई कहां से, क्या रॉकेट ने दी या एटमॉस्फेयर ने दिया, किसने दिया, ये क्वेश्चन। तो देखिए बाह्य आवरण जलने के लिए आवश्यक जो ऊष्मीय ऊर्जा है और रॉकेट की यांत्रिक ऊर्जा मतलब रॉकेट की जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी है इसी से प्राप्त की जाती है। रॉकेट की जो टोटल एनर्जी है, रॉकेट के पास खुद की जो टोटल एनर्जी है उसने एयर फ्रिक्शन लगाया और उसके द्वारा उसमें प्रोड्यूस होता है क्या, घर्षण। और जो घर्षण प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से यहां पर हमको मिलती है क्या, हीट। और उसी हीट के कारण जो आउटर लेयर होता है वो क्या होता है, जल जाता है। अगला क्वेश्चन, धूमकेतु सूर्य के चारों ओर बहुत बड़े ही दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। साधारणतया धूमकेतु पर सूर्य का गुरुत्वीय बल धूमकेतु के लंबवत नहीं होता, फिर भी धूमकेतु की संपूर्ण कक्षा में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, ऐसा क्यों। ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो देखिए मैं एक बात याद दिलाऊं क्या, मैंने आपसे कहा था ना कि हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए ना ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये कॉन्सेप्ट ऐसा कह रहे हैं कि हमने अभी थोड़े समय पहले में बात करी थी कि अगर कोई वृत्तीय कक्षा में, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी हो गई और यहां कहीं पे हमारे पास में हो गया भैया हमारा चांद, ये तो हमने यहां पर ये बात पढ़ी थी कि इसमें जो वेलोसिटी होती है वो इस डायरेक्शन में, और यहां पर जो पृथ्वी और इसके बीच में लगने वाला गुरुत्वीय बल होता है वो केंद्रीय रूप से, अभिकेंद्रीय बल कह लूं, वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है और इन दोनों में जो होता है वो होता है 90 डिग्री। इस वजह से हम यहां पे कहते हैं कि कार्य बराबर होता है भैया हमारा बल इंटू विस्थापन, और जो इसके द्वारा वर्क डन किया गया है ना, कितना हो गया भैया, तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, सीधा लिख देता हूं एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान, थीटा का मान है भैया 90 डिग्री और थीटा का मान 90 डिग्री है, तो कॉस 90 इज हाउ मच, 0।
वर्क डन इज 0। सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा, है ना, वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए किसी पिंड के ऊपर किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि धूमकेतु, मतलब ये रहा हमारा सन, ये हमारा क्या हो गया भैया सन, और इसके परितः जो घूम रहा होता है क्या भैया धूमकेतु, वो तो बहुत ही लॉन्ग इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा होता है, ठीक है ना। धूमकेतु जो होता है सूर्य के चारों बहुत लॉन्ग इलिप्टिकल पाथ में, बहुत ज्यादा ही दूर तक वो चला जाता है। मतलब ऐसा कहूं कि ये तो वृत्तीय मार्ग में था 90 डिग्री दिख रहा था, लेकिन यहां पर हर बार जरूरी नहीं है कि ये देखिए ये इधर साइड में गति कर रहा और इसके ऊपर लगने वाला कोण जो है ये 90 डिग्री है, तो दिख ही नहीं रहा 90 डिग्री। हाँ, यहां पर ये चल रहा होगा, मैं कह लूंगा कि भैया ये जो पिंड है ये चल रहा है इधर और ये लग रही है इधर फोर्स 90 डिग्री है, ठीक है। यहां पर ये चल रहा है इधर की तरफ और ये जो फोर्स लग रहा है 90 डिग्री है, लेकिन हर जगह पे 90 डिग्री ऐसा नहीं कह सकते। तब भी धूमकेतु पर सूर्य द्वारा किया गया जो कार्य होता है, सन द्वारा जो धूमकेतु पर किया गया कार्य, ये कैसा होता है भैया, तो ये कार्य होता है शून्य। तो हमने एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, तो हमने कहा था संरक्षी बल द्वारा, हमने ऐसी कुछ बात पढ़ी थी क्या, संरक्षी बल द्वारा बंद लूप में, बंद लूप मतलब क्या भाई, जहां से चल रहे हैं वैसा वापस वहीं के वहीं ऐसा आ रहा है ना, धूमकेतु गोल घूम रहा है उसके परितः, तो बंद लूप में किया गया कार्य, किया गया कार्य शून्य होता है। यह स्टेटमेंट ध्यान होगा आपको। जब हमने संरक्षी बल और असंरक्षी बल पढ़ा था उस समय हमने इसको डिस्कस किया था। आइए देखिए जरा स्टेटमेंट। तो धूमकेतु पर सूर्य द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है और संरक्षी बल के द्वारा बंद पथ में गति करने वाले पिंड पर किया गया कार्य नेट फोर्स, नेट वर्क कितना होता है भाई, शून्य होता है। कुल कार्य जो उसके ऊपर किया जाएगा सूर्य होगा। अतः धूमकेतु की संपूर्ण कक्षा में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कृत कार्य भी शून्य होगा। क्यों? क्योंकि ये संरक्षी बल है। यहां पे आप उसकी बात नहीं करेंगे कि वो 90 डिग्री पर है ना। वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो 90 डिग्री पर है, ये नहीं है इसका केस। इसका केस क्या है कि ये एक संरक्षी बल है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा एक बंद पथ पे किया गया वर्क डन जो होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं जरा अगले क्वेश्चन पे, सी पर, है ना। 5th में ही चल रहा है भाई, कई क्वेश्चन इसमें। तो अब जरा इसकी बात करें कि पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रतिरोध चाहे जितना भी कम क्यों ना हो विरुद्ध क्षय के कारण कम हो जाती है। फिर भी जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के समीप आता है तो उसके चाल में लगातार वृद्धि होती है। मतलब कह रहे हैं कि एक कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी के वायुमंडल में यहां कहीं पे ये चल रहा है, और पृथ्वी के वायुमंडल में एक उपग्रह की, है ना, कृत्रिम उपग्रह कितना होगा भाई, लगभग मैं तो कहता हूं नेग्लिजिबल, नगण्य के बराबर ही होगा। बहुत बड़ा थोड़ी होता है उपग्रह भाई। कृत्रिम उपग्रह जो हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं पृथ्वी के द्रव्यमान के तुलना में सैटेलाइट की बात करें तो नगण्य है। बावजूद इसके कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर जैसे जैसे ये पृथ्वी के समीप आता है वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ती है भैया, लगातार इसकी चाल क्यों बढ़ती है? तो देखिए जैसे जैसे पृथ्वी के समीप आता है उपग्रह वैसे वैसे उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा घटती है। ऊर्जा संरक्षण के अनुसार गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अतः उसकी चाल बढ़ती जाती है। कुल ऊर्जा का कुछ भाग घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाती है। मैं कह रहा हूं कि ये जो है ये डायरेक्ट ऐसे गिरेगी नहीं, ये ऐसा करते हुए आकर के गिरने की कोशिश करेगी। तो जैसे जैसे ये इसके समीप आना शुरू करेगी, है ना, जैसे जैसे देखिए ये जैसे जैसे क्या हो रहा है इसके समीप आ रही, तो इसकी रेडियस देखिए, यहां पर इसकी रेडियस कम हुई, यहां पर रेडियस बात करो तो और कम हो गई, है ना। तो इसकी जो त्रिज्या है ये धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी पृथ्वी के केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि पहले जो इसके पास हाइट था यहां पर, इसको इनिशियली h1 कह लेता हूं, ये दूसरी कंडीशन है, इसको मैं कहता हूं h2, और ये तीसरी कंडीशन यहां पे मैं कहता हूं h3। जैसे जैसे हाइट कम होगी तो यहां पर इस जगह पर जब होगा जो mgh1, यहां पर होगा वो होगा mgh2,
और यहां पर जो होगा वो होगा MgH3। तो मैं ऐसा लिखूं चलेगा क्या, MgH1 ग्रेटर देन MgH2 इज ग्रेटर देन MgH3। मतलब क्या भाई, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जब वो अत्यधिक दूरी पर रखी होगी, सबसे ज्यादा दूर रखी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, उसके बाद आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे से कम हुई, और आगे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी और कम, और करीब जाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी कम। तो जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जब वो MgH पे होगा तो कम, और आगे बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, और आगे बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर के मुझे पता है क्या, तो भैया एनर्जी, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। और हमने अभी एक कर्व भी देखा था, यहां पे एक देखिए ना, ये एक हमने कर्व भी देखा है कि जैसे जैसे पोटेंशियल कम होगी काइनेटिक वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। तो भैया यहां तक कि हम बात करें, जब आकर के ये उपग्रह पृथ्वी के धरातल से आके जब टकरा जाए तब तक तो पोटेंशियल पूरी तरीके से जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी। तो पोटेंशियल जैसे जैसे कम हो रही है, स्थितिज ऊर्जा जैसे जैसे कम हो रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। और गतिज ऊर्जा होती क्या है, गतिज ऊर्जा होती क्या है भैया, काइनेटिक एनर्जी। तो ये होता है हाफ mv²। अभी इस उपग्रह का मास तो नहीं बदल रहा होगा ना, कि बदल रहा होगा, नहीं, मास तो सेम रहेगा। तो मतलब मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, v² के। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है मतलब उसके वेग में बढ़ोतरी हो रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है मतलब उसके वेग में बढ़ोतरी हो रही है। तो मतलब कह रहे हैं ना कि भैया चाल में लगातार वृद्धि क्यों होती है, तो चाल में लगातार इसलिए वृद्धि हो रही है क्योंकि उसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। चाल में लगातार वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है। जितना स्थितिज ऊर्जा में कमी उतना ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि, और जितनी गतिज ऊर्जा में वृद्धि उतनी ही वेलोसिटी ज्यादा, उसकी चाल उतनी ही ज्यादा। ठीक, आई होगी बात समझ में। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर डी है ना। क्वेश्चन नंबर डी में कह रहे हैं कि चित्र संख्या 6.13 फर्स्ट और सेकंड दो है ना। एक व्यक्ति अपने हाथ में 15 kg का कोई द्रव्यमान लेकर 2 मीटर चलता है। ऐसा वो टांग करके चल रहा है, टांग के चल रहा है, ध्यान रखेंगे, खिसका नहीं रहा, शिफ्ट नहीं कर रहा है ना, ऐसे टांग करके चल रहा है। तो मतलब क्या कह रहे भैया, मैं ऐसा कहूं तो इसके ऊपर जो बल लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है, ये ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, लगा कितना होगा, mg, फोर्स mg लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। अच्छा ठीक है, अब क्या हो रहा है भाई, सेकंड में, दूसरे में वह उतनी ही दूरी अपने पीछे रस्सी को खींचते हुए चलता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है भैया, ये इधर की तरफ चल रहा है और इस समय इस पिंड पे जो फोर्स लग रहा है ये ऊपर की तरफ चल रहा है, और ऑब्जेक्ट भी किधर चल रहा है भाई, ये भी ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो अभी यहां पर क्या कह रहे हैं कि रस्सी घिरनी पर चढ़ी हुई है और उसके दूसरे सिरे पर 15 kg का द्रव्यमान लटका हुआ। परिकलन कीजिए किस स्थिति में कार्य जो है वो ज्यादा किया गया। क्या ये पहले स्थिति में कार्य ज्यादा किया गया है या दूसरे स्थिति में कार्य ज्यादा किया गया है। तो जो पहला स्थिति है भाई, इसमें तो हमें साफ सुथरा दिख रहा है कि कितने डिग्री पर चल रहा है। मैंने अभी ये जो बनाया था क्या भाई, कि ये जो था इसका, ये था इसका फोर्स, है ना, किसके बराबर, तो mg के बराबर, जिसको ये होल्ड करके रखा है। ये ऐसा नहीं कह रहा ना, आप ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा स्लाइड कर रहे हैं, ये ऐसे टांग करके लेकर के आगे चल रहा है। तो टांग करके रखा हुआ है मतलब F = mg परपेंडिकुलरली अपवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है इधर की तरफ, मतलब विस्थापन इधर मिल रहा है। विस्थापन ये हो गया भैया। तो क्या कह लूं मैं, तो मैं सिंपली यहां पर कह सकता हूं कि भैया इसके केस में, फर्स्ट के केस में जो वर्क डन होगा वो तो जीरो हो गया। कैसे भैया, तो वर्क डन इक्वल्स टू होता है Fs cos थीटा, एंड थीटा की वैल्यू कितनी है भैया, तो थीटा की वैल्यू है यहां पर 90 डिग्री, और ये अगर 90 डिग्री है इसका मतलब क्या हो गया, तो Fs cos 90 डिग्री, दैट मीन्स वर्क डन इक्वल्स टू 0। कैसे पता, तो cos 90 डिग्री होता है 0, cos 90 0 तो 0। मतलब क्या, इस दशा में व्यक्ति द्रव्यमान को उठाए रखने के लिए भार के विरुद्ध ऊपर की ओर बल लगाता है, जबकि उसका विस्थापन क्षैतिज दिशा में, बल ऊपर लगा रहे भार को उठाने के लिए और चल क्षैतिज दिशा में रहे, मतलब थीटा 90 डिग्री, मतलब इसके द्वारा किया गया कार्य 0 ही हो गया, बात ही खत्म। दूसरे वाले की जरा बात की जाए तो इसने इस पुली के जरिए जो फोर्स लगाया वो ऊपर की तरफ लगाया, और जो इसमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है वो भी किधर देखने को मिल रहा है भैया, ये भी ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। मतलब मैं सेकंड केस में क्या कह सकता हूं, तो सेकंड केस में नॉर्मल सी बात है भैया कि यहां पर फोर्स भी ऊपर की तरफ, विस्थापन भी ऊपर की तरफ, मतलब थीटा = 0 डिग्री,
तो क्या लिखेंगे भाई, तो ये देखिए W इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू Fs cos 0 डिग्री। अब बात करता हूं जरा F की, तो F कितना होगा, तो जो इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ होल्ड करने के लिए लगाया जा रहा है ये बराबर होगा किसके, mg के, किसके, mg के। तो फोर्स हो गया भैया mg, और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन, उसको हाइट से लिख लेते हैं h। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, mg h cos 0 डिग्री। m की वैल्यू आपको दी हुई है 15 kg, वो ऑब्जेक्ट जो है 15 kg का है। g की जो वैल्यू है मैं 10 ले लेता हूं, है ना। g मुझे पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है, जो उठाया इसको, उसको उठाया कितना भैया, 2 मीटर तक। तो फाइनली कितना हो गया ये, 300 जूल। कितना, 300 जूल। मतलब क्या समझ में आ रहा, सेकंड में ज्यादा काम किया जाएगा, फर्स्ट में तो 0 ही हो गया था, बात ही खत्म थी फर्स्ट में। सेकंड के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा भाई, तो 300 जूल का काम किया जा रहा है, मतलब सेकंड के हिसाब से क्या किया जाएगा, सेकंड स्थिति में ज्यादा काम किया जाएगा। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहां पर भी कुछ केसेस हैं, क्या, सही विकल्प को रेखांकित कीजिए, कौन सा सही है इसमें। जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है। जब आपने संरक्षी बल से काम किया है तो संरक्षी बल जो होता है ना, उसके द्वारा किया गया जो कार्य होता है, ठीक है, कह रहे हैं कि पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हैं आप, ठीक, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या अंतर पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिणाम हमेशा ही इसके गतिज या स्थितिज ऊर्जा में क्षय होता है। गतिज में क्षय होता है कि स्थितिज में, ये टिक करना है। अच्छा, इसी तरीके से किसी बहुकण निकाय के कुल संवेग परिवर्तन, बहुकण मतलब क्या, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के एक बना है निकाय, एक बनी है सिस्टम, उसमें संवेग परिवर्तन के दर निकाय के बाह्य बल या आंतरिक बलों के जोड़ के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इंटरनल फोर्सेस या एक्सटर्नल फोर्सेस किसके जोड़ के अनुक्रमानुपाती होता है। और आखिरी कह रहे कि इन दो पिंडों के अप्रत्यास्थ संघट्ट में वे राशियां जो संघट्ट के बाद नहीं बदलती, अप्रत्यास्थ है, निकाय की कुल गतिज ऊर्जा, निकाय की कुल रखिए संवेग, या फिर कुल ऊर्जा। क्या है भैया इसके उत्तर, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि घटेगी, क्योंकि संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य, मतलब बाह्य बल द्वारा धनात्मक कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। क्या हो रहा है फर्स्ट में, फर्स्ट की कंडीशन है कि जब कोई संरक्षी बल धनात्मक कार्य करता है तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा भाई, तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। क्यों, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा के द्वारा ही किया गया ये कार्य होता है। संरक्षी बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य होता है ना, ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही संचित होता है भाई। तो सीधी बात है, ये क्या होगी, घटती चली जाएगी। अगले की बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिणाम हमेशा इसकी गतिज या स्थितिज, तो किसमें कमी करेगा भाई, तो ये हमेशा ही कमी करता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। हमेशा ही ये घर्षण बल किसमें कम करेगा, गतिज ऊर्जा में, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, ये ऋणात्मक कार्य होती है, तो गतिज ऊर्जा में कमी कर देगा। अगला जो है, किसी बहुकर्ण निकाय के कुल संवेग परिवर्तन के दर निकाय के बाह्य बल या आंतरिक बल के जोड़ के अनुक्रमानुपाती होते। तो भैया बाह्य बल के, क्यों, देखिए, क्योंकि बहुकर्ण निकाय में आंतरिक बलों की परिणामी बल जो होगी वो शून्य होता है, तथा आंतरिक बल संवेग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं होते। जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो चेंज इन मोमेंटम के लिए, संवेग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं होते। कैसा, अगला जो चैप्टर वैसे आने वाला है, अगला चैप्टर है ना, उसमें हमें इसी की बात करनी है, एन पार्टिकल सिस्टम की। वहां पे और विधिवत आप समझेंगे, बट अभी मैं ये कहता हूं कि एक एन पार्टिकल का ये सिस्टम है, इसमें खूब सारे पार्टिकल है भाई, कणों से ही मिलकर के बना होता है ना। तो ये एक पार्टिकल, खूब सारे पार्टिकल से मिलकर के ये क्या है, ये एक सिस्टम, एक निकाय बना हुआ है। और इस निकाय में क्या कर रहे हैं भाई, तो इस निकाय हम सिंपली क्या कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि बाह्य बल जो है, एक्सटर्नल फोर्सेस है, उसमें इन इंडिविजुअल इंटरनल जो फोर्सेस होंगे इन सभी के ऊपर इनका कोई रोल नहीं होगा उसके संवेग परिवर्तन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो भैया यहां पे कह रहे हैं कि इन दो पिंडों में, है ना, कि इन दो पिंडों में अप्रत्यास्थ संघट्ट में वो राशियां जो बाद में नहीं बदलती है। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होती है, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है।
जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, तभी तो उसको अप्रत्यास्थ संघट्य कहते हैं। अगर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ तो वो प्रत्यास्थ संघट्य हो जाएगा। तो अप्रत्यास्थ मतलब गतिज ऊर्जा में तो चेंज होती है, क्या नहीं बदलता भाई? तो उसका कुल रेखीय संवेग और इसका जो है कुल रेखीय संवेग जो है ये नहीं बदलता। ठीक है, कुल रेखीय संवेग इसका कभी नहीं बदलता है। ठीक है, कुल रेखीय संवेग चेंज नहीं होता है। रेखीय संवेग का मतलब क्या है भाई? तो कुल रेखीय संवेग का मतलब संघट्य के पहले जो दो पिंड, मान लीजिए दो पिंड टकरा रहे हैं, तो संघट्य के पूर्व जो दोनों पिंडों का टोटल मोमेंटम था, संघट्य के पश्चात दोनों पिंडों का जो टोटल मोमेंटम होगा, ये दोनों हमेशा सेम रहने वाले हैं, बदलने नहीं वाले। चलिए, यहां तक की बात हो गई, तो आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहां कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। क्या कह रहे भाई? कि दो पिंडों के प्रत्यास्थ संघट्य में प्रत्येक पिंड का संवेग व ऊर्जा संरक्षित रहता है। प्रत्यास्थ संघट्य कह रहे हैं भाई। और दूसरा, किसी पिंड पर चाहे कोई भी आंतरिक व बाह्य बल क्यों न लग रहा हो, निकाय का कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रत्येक में, प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी बंद लूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होता है, या किसी अप्रत्यास्थ संघट्य में किसी निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा आरंभिक गतिज ऊर्जा से हमेशा कम होती है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले की तो अगर हम बात करें तो पहला जो है वो है असत्य, क्योंकि पूर्ण निकाय का संवेग व गतिज ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहते हैं। यहां पे क्या कह रहे हैं भाई? कि दो पिंडों के प्रत्यास्थ संघट्य में पिंड का संवेग और ऊर्जा संरक्षित रहता है। तो दो पिंडों के प्रत्यास्थ संघट्य की अगर बात करेंगे तो संवेग और जो इसकी ऊर्जा है ना, ये क्या रहेगी भाई? ये पूर्ण निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है, अकेले अकेले का नहीं। यहां पे कह रहे दोनों पिंडों का, तो पिंड का थोड़ी संरक्षित रहेगा भाई, टोटल का रहेगा। मतलब क्या? ये देखिए, ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, क्योंकि प्रत्यास्थ संघट्य हो रहा सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ही होगा। ये इधर आकर के और इधर आकर के दोनों कोलाइड हो गए, तो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद इसका जो संवेग होगा, मोमेंटम जो होगा इसका, ठीक है, पहले पिंड का और दूसरे पिंड का, इसको कह देता हूं m1u1 और इसको कह देता हूं m2u2। बाद में ये हो गया m1v1 और ये हो गई m2v2। तो ये कहते हैं कि m1u1 प्लस m2u2 ये बराबर होगा m1v1 प्लस m2v2 के, ना कि ये कह दूं कि m1u1 बराबर है m1v1 के, ना ही ये होगा कि m2u2 बराबर होगा m2v2 के। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नॉट इक्वल्स टू। हाँ, ये बराबर होंगे, मतलब इस पूरे निकाय की बात करेंगे, पूरे निकाय की अगर आप बात करेंगे तो पूरे निकाय के लिए तो बराबर होंगे, पूरे निकाय के लिए बराबर होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये पहला क्या हो गया? असत्य। आगे बढ़ते हैं। चाहे पिंड, किसी पिंड पर चाहे कोई भी आंतरिक बल व बाह्य बल क्यों न लग रहा हो, निकाय की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। यह बात तो सही लग रही है भाई, है ना? टोटल एनर्जी जो रहती है उसकी हमेशा ही कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी में कभी कोई चेंज नहीं आता, है ना? निकाय की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज कंजर्व्ड। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट की जा सकती है, ना ही बनाई जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ रूपांतरित हो सकते हैं। तो सीधी बात है ना कि यहां पर निकाय की टोटल एनर्जी, चाहे आंतरिक की हो या बाह्य की हो, इंटरनल एनर्जी हो, सब कुछ कैसा रहने वाला भाई? हमेशा कंजर्व्ड। अगला, यहां कह रहे प्रकृति में बल के लिए किसी बंद लूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होगा। प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए कह रहे हैं, नहीं भाई, प्रत्येक के लिए नहीं होता। यह जो स्टेटमेंट है सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बल के लिए लागू होता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स हो तो उसमें भैया किया गया कार्य शून्य होगा। एक क्वेश्चन भी देखा था कि जो सन का जो मैग्नेटिक सूरज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है किसी धूमकेतु पे, वो धूमकेतु चाहे कितने भी लॉन्ग इलिप्टिकल पाथ पे क्यों ना चल रहा हो, उस पे लग रहा जो बल है वो संरक्षी है, तो टोटल वर्क डन धूमकेतु पर सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा कितना किया जाता है? 0। कितना होता है भैया? 0 होता है। तो मतलब ये संरक्षी बल के लिए सत्य है, ये सभी के लिए नहीं। अच्छा, किसी अप्रत्यास्थ संघट्य में निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा आरंभिक गतिज ऊर्जा से हमेशा कम होती है। देखिए, अप्रत्यास्थ संघट्य है, मतलब अप्रत्यास्थ संघट्य का मतलब ही क्या होता है? अप्रत्यास्थ संघट्य का
सीधा मतलब है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या कहते हैं भैया इसको? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, गतिज ऊर्जा में हानि। और गतिज ऊर्जा में हानि का मतलब क्या होगा? तो भैया जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी ये ज्यादा होगी किससे? जो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी उससे। तो क्या कह रहे हैं? निकाय में अंतिम गतिज ऊर्जा आरंभिक गतिज ऊर्जा से हमेशा कम होती है। अंतिम गतिज ऊर्जा आरंभिक से कम है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो सत्य है, क्योंकि अप्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा की सदैव हानि होती है। अप्रत्यास्थ में क्या कह रहे थे भाई कि कोई ऑब्जेक्ट गया, टकराया और बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगी। लेकिन लीनियर जो मोमेंटम होता है वो इस केस में भी सेम रहता है। प्रत्यास्थ संघट्ट होगा तब भी मोमेंटम सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, एनर्जी इसमें भी सेम होगी और प्रत्यास्थ होगी उसमें भी सेम होगी, है ना। एनर्जी में चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें क्वेश्चन पे यहां क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित का उत्तर ध्यानपूर्वक कारण सहित दीजिए। ठीक है भैया, क्या है कारण सहित? देखते हैं जरा क्वेश्चन को पहले। किन्हीं दो बिलियर्ड गेंदों के प्रत्यास्थ संघट्ट में, देखिए दो बिलियर्ड की जो गेंदें हैं उनके बीच में हम लगभग समझ रहे हैं क्या कि प्रत्यास्थ संघट्ट है। क्या गेंदों में संघट्ट की अल्पावधि में जब वो संपर्क में होते हैं तब कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है क्या? तो मुझे लगता है जहां तक कि भैया बिलियर्ड का गेंद है, जब ये दोनों कांटेक्ट में होंगे तो वो कुछ एनर्जी, मतलब जो हमारे द्वारा दी गई कुछ ऊर्जा होगी वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। पता है क्या? जब ये गेंद टकराएंगे ना तो ऐसे कंप्रेस होंगे और फिर ये खुल करके झटके से आगे की तरफ जाएंगे। तो जब विकृति आई होगी, मतलब ये दोनों गेंद ऐसे, ये दोनों जब टकराएंगे तो पता है ये भी हल्का सा क्या हो जाएगा? ये हल्का सा ऐसा कंप्रेस हो जाएगा और ये भी हल्का सा क्या रहेगा? ऐसा कंप्रेस्ड रहेगा। लेकिन ये दिखेगा नहीं, बहुत अल्पावधि के लिए होता है। ये दोनों जब यहां आएंगे तो दोनों हल्के हल्के से कंप्रेस तो होंगे ना, इसके बाद क्या होंगे? तो दोनों बाहर की तरफ निकल जाएंगे। दोनों क्या होंगे? बाहर की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन इस समय दोनों कंप्रेस हुए, तो इसका मतलब क्या भैया कि इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कुछ हद तक खर्च हो गई किसमें भाई? पोटेंशियल एनर्जी में। तो संरक्षित तो नहीं रहेगी। देखते हैं एक बार आंसर को। देखिए नहीं, संघट्ट काल के दौरान गेंदें संपीड़ित हो जाती है, अतः गतिज ऊर्जा गेंदों की स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। संपीड़ित हो रही है मतलब उसमें विकृति आ रही है, और विकृति एक तरीके की क्या है भाई? तो स्टोर्ड एनर्जी है ना। किसी भी बॉल में ऐसे विकृति आ रही है मतलब वो क्या है? स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी इसका मतलब क्या भैया? वो पोटेंशियल एनर्जी है भाई, स्थितिज ऊर्जा है। अब उसी स्थितिज ऊर्जा के कारण वो गेंदें क्या होंगी? दूर दूर अलग हटेंगी। तो मतलब पहले का ऑप्शन समझ में आ गया। पहले का क्या है भैया? नहीं, है ना। दूसरा, दो गेंदें किसी प्रत्यास्थ संघट्ट की लघु अवधि में क्या कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है? बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करते हैं और प्रत्यास्थ संघट्ट हो रहा है तो क्या संवेग संरक्षित रहेगा? तो भैया बिल्कुल संवेग संरक्षित रहता है। संवेग हमेशा ही संरक्षित रहता है। लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, हमेशा संरक्षित रहेगा, चाहे वो प्रत्यास्थ हो या वो अप्रत्यास्थ संघट्ट, दोनों में ही सेम रहने वाला, बदलेगा नहीं। अच्छा, अगला बात करते हैं। किसी अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए ए व बी के लिए आपकी क्या उत्तर है? मतलब कह रहे अप्रत्यास्थ संघट्ट हो, तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में तो मेरे को पता ही है भैया, अप्रत्यास्थ संघट्ट में सबसे पहला केस क्या? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो पहली फुर्सत में होता है। क्या? गतिज ऊर्जा में कमी। और गतिज ऊर्जा में जो कमी होती है ये खर्च होती है किसके फॉर्म में भाई? तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पोटेंशियल में खर्च हो। यहां पे जो गतिज ऊर्जा में कमी होती है ये खर्च हो जाती है किसके फॉर्म में? तो भैया कुछ खर्च हो जाती है हीट के फॉर्म में, कुछ खर्च हो जाती है साउंड के फॉर्म में, कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है, ये हो गया हीट हो गया, साउंड हो गया, कुछ खर्च हो जाती है लाइट के फॉर्म में। भाई जब दो अप्रत्यास्थ संघट्ट होते हैं तो वहां पे आवाज भी आती है, गर्म भी होता है जहां टक्कर हो रहा है, और भाई चिंगारी भी निकल सकती है। तो मे बी एक्सपेंसेस, मतलब गतिज ऊर्जा में आई कमी किसके फॉर्म में भाई? तो मैं कह सकता हूं कि मे बी कन्वर्टेड इनटू किसमें भाई? हीट में, साउंड में, लाइट में। अब जरूरी नहीं है कि वो पूरा हीट में हो, पूरा साउंड में हो, पूरा लाइट में, कुछ हिस्सा इन सभी में कमी हो जाती है। लेकिन एक बात समझ में आती है, इसमें भी संवेग तो संरक्षित ही रहता है ना। संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, संवेग संरक्षित रहता है। तो संवेग यहां पर भी कैसा दिख रहा है? संरक्षित दिख रहा है।
है ना। तो कंजर्व मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं दिखता है, मोमेंटम हमारा संरक्षित है। बात यहां तक आ गई होगी समझ में, आई होप। ठीक, चलिए तो देखते हैं जरा इसके आंसर को। ठीक, आंसर क्या कह रहे हैं भाई कि उत्तर उपर्युक्त ही रहेंगे, मतलब ऊपर वाले बिल्कुल सही आंसर। आज का, यदि दो बिलियर्ड की गेंदें स्थितिज ऊर्जा केवल उनके केंद्रों के मध्य पृथक्करण दूरी पर निर्भर करती है, मतलब क्या कह रहे हैं कि जो गतिज स्थितिज ऊर्जा है जो इसके केंद्र से केंद्र तक के पृथक्करण डिस्टेंस है इस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो संघट्य प्रत्यास्थ होगा कि अप्रत्यास्थ, मतलब सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे निर्भर कर रही है, यानी ये पूरा मास नहीं कंसीडर कर रहा हूं मैं, क्या कंसीडर कर रहा हूं सिर्फ इस सेंटर ऑफ मास को, इस सेंटर ऑफ मास को, इस सेंटर ऑफ मास को। तो क्या यहां पर भी विकृति हो जाएगी क्या, क्योंकि इस शेप में टकराने के बाद तो हमने देखी कि यह बॉल विकृत हो रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास पर भी होगी क्या, तो पूछे प्रत्यास्थ होगा क्या अप्रत्यास्थ, बताइए। ध्यान दीजिए कि यहां हम संघट्य के दौरान बल के संगत स्थितिज ऊर्जा की बात करें, ना कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। मतलब क्या, यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी बात हो रही है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। कौन सी वाली भाई, जो हम विकृति कर रहे थे, जैसे दोनों टकरा करके विकृत हो रहे थे, विकृत होने के कारण जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को तो आप खत्म कर नहीं सकते ना। अगर धरातल पे बात करें, बिलियर्ड की गेंदों की बात कर रहे हैं, तो भैया हम तो पृथ्वी पर ही है ना। बिलियर्ड की गेंदें ऐसे हवा में तो ऐसे जाके टकराएंगी नहीं, बिलियर्ड के लिए टेबल तो चाहिए भैया, और उसके लिए ग्रेविटी भी चाहिए। तो क्या समझिए, देखिए चूंकि स्थितिज ऊर्जा केंद्रों के पृथक्करण दूरी पर निर्भर करती है, इसका अर्थ हुआ कि संघट्य काल में पिंड के बीच लगने वाला बल जो होगा वो संरक्षी बल होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, अतः ऊर्जा संरक्षित रहेगी, इसलिए जो संघाट्य होगा वो प्रत्यास्थ होगा, है ना। जो सेंटर टू सेंटर लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे जो लग रहा है अल्टीमेटली वो कैसा है भाई, वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हो रहा है। और कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है कि भैया क्या होता है, टोटल वर्क डन इस पे जीरो होती है, इसका मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होता भाई, वर्क डन जीरो, है ना। मैं कहता हूं क्या, वर्क डन किसको कहते हैं, हाफ एमवी स्क्वायर लिख लूंगा चलेगा क्या, और इसकी वैल्यू मैं कहता हूं जीरो, तो भैया मैं तो कह रहा हूं ना काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ, कोई कमी नहीं आई, तो इसका मतलब ये प्रत्यास्थ संघट्य हुआ ना। अप्रत्यास्थ कब होता है, जब वर्क डन की कुछ वैल्यू आ जाती है ना, वर्क डन किया गया कार्य के कुछ मान आ जाते, तो भैया प्रत्यास्थ हो जाता, अप्रत्यास्थ हो जाता। लेकिन यहां पर किए गए कार्य का कोई मान नहीं है, इसने काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं किए, तो मतलब ये कैसा हो गया, प्रत्यास्थ संघट्य हो गया। और दूसरा समझ में आ रही है, संरक्षी बल रहा, मतलब ये प्रत्यास्थ संघट्य ही कराएगा। चलिए यहां तक की बातें समझ में आई भाई, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। और यहां पर कुछ बातें करनी है हमको कि कोई पिंड जो विरामावस्था में है, अचर त्वरण से एक विमीय गति करता है, इसको टी समय पर दी गई शक्ति अनुक्रमानुपाती है। जरा देखिए, कह रहे कोई पिंड है जो विरामावस्था में, मतलब u की वैल्यू कितनी है भैया, 0। अचर त्वरण मतलब एक्सीलरेशन इसका कैसा है भैया, तो ये कह दिया कि ये कांस्टेंट है, ये नियत है। अच्छा, एक विमीय गति करता है, इसको टी समय पर दी गई शक्ति अनुक्रमानुपाती है, मतलब इसमें देखिए शक्ति और समय के बीच में मुझे निकालनी है रिलेशन। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में निकालना है मुझे संबंध। इन दोनों के बीच में चाहिए संबंध, ठीक है, रिलेशनशिप चाहिए इन दोनों के बीच में। कैसे निकाले भैया इसके लिए रिलेशनशिप, तो इसके लिए रिलेशनशिप निकालने का बहुत आसान सा तरीका है। क्या काम कर दूं, तो मैं देखिए लिखता हूं जरा, F इक्वल्स टू क्या होता है भैया, ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। यहां पे ये जो चल रहा है ये एक विमीय गति कर रहा है ना, एक विमीय गति कर रहा है, तो मैं कहता हूं a जो होगा वो कितना हो जाएगा भैया, F/m। और एक ऐसा कांस्टेंट है, मतलब F/m भी कैसा होना चाहिए भैया, तो ये भी होना चाहिए कांस्टेंट, ठीक है। और मुझे चाहिए क्या, पावर और टाइम के बीच में रिलेशनशिप। तो पावर और टाइम के बीच में रिलेशनशिप के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या भाई, तो मैं पढ़ता हूं जरा कि पावर होता कितना है, तो पावर देखिए, चूंकि शक्ति है ना, कौन भैया, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, किए गए कार्य बटा में समय। शक्ति तो यही होती है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो क्या हो गया भाई, कार्य बटा में समय हो गया।
और वर्क डन क्या होती है, तो P इक्वल्स टू मैं लिखता हूं W अपॉन में T। जरा इसके आगे देखिए, P इक्वल्स टू W अपॉन T। W का मतलब क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चूंकि मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, ये क्या है, विस्थापन बटा में समय होता है क्या भैया, वेग। तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं इनको, इसको देखिए, इसको तो क्या कह दूं मैं कहता हूं कि P इक्वल्स टू होता भैया FV। ये आप अलग से भी आपको पता है, पावर इक्वल्स टू FV, ये आप अलग से भी जानते हैं। इस फॉर्मूले को हमने चैप्टर के अंदर समझा, बट स्टिल दोबारा से मैंने करा दिया। अब भाई मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए F और V की वैल्यू, ठीक है। तो क्यों ना मैं चलूं इसको निकालने के लिए, तो मुझे यहां पर V निकालना है। चलिए देखिए, गति के प्रथम समीकरण से, क्यों प्रथम समीकरण भाई, मेरे को V U T में रिलेशनशिप चाहिए, तभी तो रख पाऊंगा ना यहां पर V की जगह पे रख के। तो भैया देखिए, V इक्वल्स टू होता है U प्लस AT, और यहां मेरे को पता है U की वैल्यू कितनी है, 0। ये देखिए, तो V इक्वल्स टू हाउ मच, V इक्वल्स टू हो गया मेरा 80, ठीक है। अब V इक्वल्स टू अगर 80 हो गया, तो मैं सीधे सिंपली उठा करके रख देता हूं कहां पर, इस P की जगह पे। तो P इक्वल्स टू क्या मिला, जरा देखिए, अतः P इक्वल्स टू पावर इक्वल्स टू F इक्वल्स टू क्या है, F इक्वल्स टू है भैया ma। ये जो है ना ma ये कांस्टेंट है, अल्टीमेटली मास कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट है। P इक्वल्स टू ma इनटू 80। अब देखिए यहां से हमारे पास निकल गई क्या बात, तो मैं कहता हूं चूंकि मास एंड एक्सीलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण, ये दोनों कैसे हैं भैया, ये दोनों नियत हैं, ये दोनों कांस्टेंट है। कि बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, क्या है भाई कि कोई पिंड है जो चल रहा है, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा बीच रास्ते में, नहीं, तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि P प्रोपोर्शनल टू T। भाई जब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट को हटा करके कौन था कांस्टेंट, P इक्वल्स टू था भैया m a स्क्वायर टी। तो यहां पे कांस्टेंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ma स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया नियत। मास और एक्सीलरेशन के स्क्वायर कांस्टेंट है, ये हटाएंगे तो ये मिलेगा। तो मुझे रिलेशनशिप क्या मिल गया भैया, P प्रोपोर्शनल टू T। क्या मिल गया, P प्रोपोर्शनल टू T। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब सेकंड जो ऑप्शन दिख रहा है ये बिल्कुल सही है। चलेगा क्या भाई, चलिए ठीक है, बात समझ में आई है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। चलिए भैया आते हैं, जरा 10th की भी बात करते हैं। 10th में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर पिक्चर बदल गई। क्या, यहां पर कह रहे हैं एक पिंड अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव में एक ही दिशा में गतिमान है, ठीक है ना। मतलब क्या है, अचर शक्ति, यानी यहां पर पावर पहले ही दे दिया गया कि ये कैसा भाई, ये नियत है, ठीक है। एक ही दिशा में गतिमान है, टी समय में विस्थापन अनुक्रमानुपाती है। मतलब समय तथा विस्थापन के बीच में, इनके बीच में क्या निकालना भाई, इनके बीच में निकालना है संबंध, ठीक है। इनके बीच में मेरे को चाहिए क्या, रिलेशनशिप, इनके बीच में चाहिए मेरे को संबंध। तो क्या होगा इनके बीच में रिलेशनशिप, तो देखिए जो बातें हमको यहां पे पता है इनिशियली, हम तो उसको इजीली रख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसमें धीरे से बात करना शुरू करते हैं कि भैया पावर कांस्टेंट है, ठीक है। तो पावर इक्वल्स टू होता क्या है, वर्क डन अपॉन में टाइम, है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं भाई, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो मैं यहां से अगर लिखना चाहता हूं W इक्वल्स टू, तो क्या मिल जाएगा भैया, PT। क्यों नहीं इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। इसी तरीके से किससे भाई, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या कहता है भैया, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है कि भैया वर्क डन इक्वल्स टू होता है हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, है ना। वेग परिवर्तन की जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है उसी को कहते हैं हम क्या भाई, वर्क डन, किया गया कार्य। तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि भैया वो एक ही दिशा में गति कर रहा है, और तो मैं इनिशियल वेलोसिटी को मैं मान लेता हूं 0, मतलब मैं मान लेता हूं काइनेटिक एनर्जी
जो हाफ mv स्क्वायर इसके बराबर हो गया, किया गया कार्य, मतलब इसको समीकरण नंबर 2। अच्छा, ये मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने थे, ठीक है। तो क्या करूं मैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या दिख पा रहा होगा, आपको दिख पा रहा होगा समीकरण 1 तथा 2 से मैं अल्टीमेटली, देखिए भैया ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे, कैसे आपको समझ में आएगी। तो देखिए ना, मेरे से समय और विस्थापन के बीच में मांगा जा रहा था और पावर को बीच में लेकर के आना था, पावर से संबंधित था। तो पावर के साथ में समय तो आ गया, यहां वेलोसिटी दिख रहा है, तो पहले तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, फिर इसके बाद वेलोसिटी मुझे पता है क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस वेलोसिटी को रिप्लेस करके मैं डिस्प्लेसमेंट लाऊंगा। देखिए यहां पर क्या दिख रहा है आपको, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू pt, है ना। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ये चीज आ रही होगी, कर क्यों रहे हो इस तरीके से, कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा। तो मैं आपसे सिंपली ये कह रहा हूं, पावर और मुझे चाहिए किसमें भाई, टाइम के बीच में, सॉरी टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, लेकिन पावर कांस्टेंट है, इसको यूटिलाइज करना है। तो पावर से टाइम तो मैंने यूटिलाइज कर लिया, यहां पे मैं वेलोसिटी को ले आया हूं, तो जरूर मैं विस्थापन को ले आऊंगा। चलिए देखते हैं, यहां से अगर v स्क्वायर को अगर आप देखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 2pt अपॉन m चलेगा। मैं अगर v की बात करता हूं तो ये कितना लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 2pt अपॉन m, ये भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पे कहता हूं, देखिए ये किसका हो गया भाई, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेता हूं। चलिए अब जरा देखिए, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में तो रिलेशनशिप आ गया, है ना। एक लाइन नीचे लिखता हूं तब थोड़ा समझ में आएगा। वेलोसिटी इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसा लिख लूं, चलेगा क्या, 2p अपॉन m इंटू टी की पावर 1 अपॉन 2, ये चलेगा क्या। t की पावर 1 अपॉन 2 मतलब क्या, अंडर रूट ऑफ t का मतलब क्या, t की पावर 1 अपॉन 2, अंडर रूट ऑफ t का मतलब तो ये होता है ना, t की पावर 1 अपॉन 2। अच्छा, अब वेलोसिटी और टाइम में रिलेशनशिप आ गया, लेकिन मुझे किसमें चाहिए, विस्थापन। तो विस्थापन को ले आता हूं मैं, मुझे पता है क्या, चूंकि dx अपॉन dt जो होता है इसको ही कहते हैं हम वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो है विस्थापन के लिए कुछ दिया नहीं है, तो मैं dx अपॉन dt ले लेता हूं, चलेगा ना। dx का मतलब क्या, x का मतलब क्या है, विस्थापन अल्टीमेटली। तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू हो गया v। तो क्यों ना यहां पर मैं पुटअप करूं इसको, तो ऐसा लिख सकता हूं ना, dx अपॉन dt, ये विस्थापन परिवर्तन की दर है, विस्थापन बेटा में समय, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या हो गया भैया, तो ये हो गया 2p अपॉन m इंटू टी की पावर 1 अपॉन 2। आगे बढ़ता हूं मैं, यहां से समझ में आ रही है मुझे क्या तिर्यक गुणा कर दूं तो ये क्या मिल जाएगा, देखिए ना, dx विच इज इक्वल्स टू, इसको तिर्यक गुणा किया है तो अंडर रूट ऑफ 2p अपॉन m, इसका तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं मैं, 2p अपॉन m का। यहां पे क्या चल रहा है भैया, तो t की पावर 1 अपॉन 2 चल रही है और आ चुकी है इधर से dt, तिर्यक गुणा करेंगे तो dt इधर चला जाएगा। अच्छा, जैसे ही दोनों तरफ मुझे dx और dt ऐसा कुछ d और d का टर्म दिखने लगता है, मैं तो निकालने के फिराक में तुरंत ही पड़ जाता हूं, किसको पता है, तो भैया मुझे दिखने लगता है इंटीग्रेशन। तो मैं कहता हूं दोनों तरफ समाकलन करने पर, क्यों समाकलन भाई, क्योंकि मुझे विस्थापन पूरा चाहिए, dx का एक छोटा सा विस्थापन मुझे पूरा चाहिए, तो dx का मुझे यहां पर करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx और इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा क्या भाई, रूट ऑफ 2p अपॉन में m t टू द पावर 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ dt। अब दो बातें मैं सिखा रहा हूं, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका मतलब क्या है, यहां पर x का कोई फैक्टर नहीं है, x का कोई फैक्टर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा भैया, तो मैं कहता हूं 1 इंटू dx चलेगा ना, 1 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 0 इंटू dx, ये भी चलेगा भाई। यहां पर कुछ नहीं दिया तो 1 का गुणा तो कर ही सकता हूं, 1 का गुणा कर दिया 1 इंटू dx, 1 की जगह पे मैंने क्या रखा, तो x टू दी पावर 0, क्यों भैया, क्योंकि यहां पर x था तो यहां पर फैक्टर x का ही चाहिए होता है इंटीग्रेशन में। और इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला कहता है कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पावर को 1 से बढ़ा के डिवाइड कर दीजिए, तो पावर को बढ़ाइए, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 मतलब क्या, x की पावर 1 अपॉन 1 लो भैया और लो x, ठीक है, पावर को 1 से बढ़ा के डिवाइड करते हैं, ये वाली बात बस ध्यान रखिएगा, ये वाली। अब चलिए मैं शुरू करता हूं, तो ये तो समझ में आ गया। अब ये दोबारा तिबारा तो करेंगे नहीं भाई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी इसमें थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं हूं आपके साथ, है ना। चलिए dx का कितना मिल गया भैया, x मिल गया।
यहां पर मुझे पता है कि इंटीग्रेशन किसका होना, सिर्फ टी का ना, ये बाकी 2p/m ये सब कांस्टेंट है, ये सब नियतांक है, तो ये नियत वैल्यू का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर रख देता हूं। तो ये रख दिया मैंने √2p/m इंटीग्रेशन ऑफ t⁻1/2 dt। अब आएगा मजा भैया, x इक्वल्स टू, ये तो हो गया मेरा 2p/m। आपको क्या बोला था, पावर को 1 से बढ़ा के डिवाइड कीजिए, चलिए बढ़ाइए, पावर 1/2 +1। अच्छा, √2p/m की तो कहानी ठीक है, ये t की पावर 1/2 +1 दिया हुआ है, मतलब 1 में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 होता है ना, 1.5 का मतलब क्या, 3 का आधा। ठीक, ऐसा नहीं आता तो भैया कर लेना, एलसीएम ले लो, ऐसे कर लो, ये हो गया 3/2। ठीक है, ये हो गया 3/2। अब जब 3/2 को इसके साथ में लेंगे तो ये अल्टीमेटली क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, x इक्वल्स टू मुझे जो देखने को मिल रहा है, ये मुझे 3/2 को इसके साथ ले लेता हूं, है ना, तो 3/2 क्या हो जाएगा, 2/3 टाइम्स ऑफ √2p/m टाइम्स ऑफ t⁻3/2। अगर मैं यहीं के यहीं कर दूं इसको, तो भैया देखिए मैं क्या लिखता हूं, यहां पर 2/3 कांस्टेंट है, √2p/m भी कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि p को नियत उन्होंने कहा था, तो मैं कहता हूं कि 2/3 √2p/m, ये सब कौन है भैया, ये सब कांस्टेंट है, ये सब नियत है, ये पूरा कांस्टेंट, इसमें कुछ भी नहीं बदलने वाला। तो क्या प्राप्त हुआ, x प्रोपोर्शनल टू t⁻3/2। x जो है वो किसके समानुपाती हो गया, 3/2 के। मतलब इन शॉर्ट मैं कहना चाहूं तो क्या कह सकता हूं, तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं विस्थापन समानुपाती है किसके भैया, तो t की पावर 3/2 के। ऑप्शन में दिख रहा है क्या भाई, तो बिल्कुल दिख रहा है थर्ड। कितना हो गया भाई, विस्थापन जो है वो समानुपाती है t⁻3/2 के। यहां तक कोई बात में दिक्कत परेशानी है क्या भाई, आई होप कि यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और जो अगला क्वेश्चन है वो है भाई कि किसी पिंड पर नियत बल लगाकर, कांस्टेंट फोर्स लगा के किसी पिंड पर उसे किसी निर्देशांक प्रणाली के अनुसार जेड अक्ष के अनुदिश गति करने के लिए बाध्य किया गया। मतलब कुल मिलाजुला करके सिर्फ और सिर्फ किसके अनुसार गति कर रहा है भैया, तो सिर्फ और सिर्फ वो जेड अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है ना, जेड एक्सिस पे चला रहे हैं उसको। ठीक है, जो कि इस प्रकार है, एफ की मतलब जो फोर्स दिया गया है वो है -i कैप + 2j + 3k कैप। आई जे के क्रमशः एक्स वाई और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश आपको पता है यूनिट वेक्टर्स है। इस वस्तु को जेड अक्ष के अनुदिश 4 मीटर की दूरी तक गति कराने के लिए आरोपित बल द्वारा कितना काम किया जाएगा, हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। सिर्फ और सिर्फ किसमें भैया, जेड एक्सिस में हुआ है गति। तो क्यों ना हम यहां पर जो हमारे जेड एक्सिस में गति हो रही है इसके लिए भी लिख ले इक्वेशन। तो मतलब मेरे पास फोर्स की इक्वेशन तो ही, मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन के लिए भी एक इक्वेशन लिख लेता हूं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए आर वेक्टर कह दूं या एस वेक्टर लिख लेते, चलिए एस वेक्टर ही कह लेता हूं। तो कितना होगा भाई, सिर्फ और सिर्फ ये जेड एक्सिस के अनुदिश चलिए, बाकी किसी में नहीं। तो भाई होता क्या है, तो मैं सिंपली लिख लेता हूं 0i कैप, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है 0 डिस्प्लेसमेंट, प्लस 0j कैप, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग भी कितना हो रहा है भैया 0 ही विस्थापन है। एंड द फाइनल एंड मेरा कितना भैया 4k कैप। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस के अनुदिश ही विस्थापन हो रहा है। हो गई बात खत्म। क्या होगा भाई, तो कार्य बराबर मुझे पता है होता बल इंटू विस्थापन है, और यहां पर गिवन क्या है, तो बल के लिए हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। कितना भैया, तो वर्क डन इक्वल्स टू हम कहते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, यहां पे मैं कर दे रहा हूं W इक्वल्स टू एफ वेक्टर, दैट मीन्स व्हाट, इट्स अ -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है भाई 004। तो डॉट
0 i कैप प्लस 0 k कैप प्लस 0 j कैप, 0 j कैप प्लस 4 k कैप। क्योंकि 4 k कैप क्यों लिख रहा हूं भाई? सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में। तो जेड एक्सिस के लिए क्या होता है भाई? यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस इज k कैप। हो गई ना बात खत्म। मुझे पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है भैया, तो i डॉट आई डॉट प्रोडक्ट में मुझे पता है i कैप डॉट i कैप होता है भाई 1 हो जाएगा i डॉट आई, cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। दैट मीन्स द रिजल्टेंट विल बी 1। बट i डॉट j इज हाउ मच? तो i डॉट j तो 1 हो गया, ये बात ठीक है, लेकिन i मतलब ये रहा x एक्सिस, ये है i कैप, और j कैप मतलब ये रहा। इन दोनों के बीच में कितना है भैया? 90 डिग्री। तो यहां पर क्या लिख लूं मैं? cos 90 डिग्री, एंड cos 90 डिग्री 0, तो रिजल्टेंट विल बी 0। इन द सिमिलर वे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट i कैप डॉट k कैप, i डॉट k करिए तो i डॉट k में क्या होगा भाई? ये हो गया मेरा i कैप, ये हो गया मेरा z एक्सिस, मतलब ये हो गया मेरा k कैप, और इन दोनों के बीच में कितना होता है? 90 डिग्री। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में कितना होता है भाई? 90 90 90। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? 1 इंटू cos 90, और cos 90 विल बी 0। मतलब समझ में आता है i डॉट आई 1, j डॉट j भी 1, और k डॉट k भी 1, बाकी सब कैसा हो जाएगा भाई? तो बाकी सब हो जाता है 0। तो सिंपल हो गया ना बात? क्या कीजिए यहां पर i डॉट आई 0, j डॉट j 0। ये क्यों 0 हो गया? तो ये इसलिए क्योंकि -1 इंटू 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। प्लस j डॉट j करेंगे, ये भी 0, प्लस 4 3 12, और k डॉट k कितना होता है भाई? 1। ये तो अल्टीमेटली क्या है? यूनिट डायरेक्शन है ना, सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर है। कितनी होती है मैग्नीट्यूड इसकी? 1, ठीक। तो कितना हो गया भैया वर्क डन? वर्क डन हो गया 12 जूल। ये हो गया कार्य बराबर 12 जूल। ये ध्यान रखेंगे भाई, ये जूल की हम बात करें, है ना, नहीं तो वो कहे जे कैप तो क्यों लिख दिया, है ना। चलिए 12 जूल, 12 जूल, सीधा सिंपल सी बात है। अगर इसको इन शॉर्ट करने की बारी आएगी तो मैं तो सीधे सीधे इसका इसमें मल्टीप्लाई करता 12 जूल आंसर, ठीक है ना। अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आता है ना तो सिंपली क्रॉस सीधे मल्टीप्लाई करते और आंसर बन जाता। चलिए ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एंड इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे अल्टीमेटली, है ना, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट 12 क्वेश्चंस को देख रहे हैं, एंड अगले पार्ट में फ्रॉम 13 टिल 23rd क्वेश्चंस तक हम देखेंगे। यहां पे कुछ बात कर रहे हैं, जरा समझते हैं। किसी अंतरिक्ष किरण प्रयोग में, है ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का संसूचन होता है। मतलब किसी अंतरिक्ष से जो लाइट, जो विकिरण आती है, उसके प्रयोग में क्या संसूचित हो, संसूचित मतलब डिटेक्ट किया जाता है। क्या किया जा? इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को डिटेक्ट किया। पहले कण की गतिज ऊर्जा हमने देखी कि 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और दूसरे कण की गतिज ऊर्जा जो है वो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इनमें कौन सा तीव्रगामी है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? इनकी चालों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गिवन है, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान गिवन है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, मुझे यहां पे चाहिए, कह रहा कौन तीव्रगामी है, मतलब मुझे क्या चाहिए भैया? इनके चाल का अनुपात। तो चाल का अनुपात निकालने का बढ़िया तरीका है, क्या पता है? मैं कहता हूं गतिज ऊर्जा, क्या कहता हूं भाई? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। क्या होती है? ½ mv²। और मुझे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए बात करनी है, तो मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, गतिज ऊर्जा की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी हम किसकी बात करें भैया? इलेक्ट्रॉन की। कितनी लिख लूं? तो मैं लिखता हूं ½ ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं इसको क्या है, सिंपली ये लिख देता हूं ना, ke, ठीक। अब ऐसे ही कहता हूं प्रोटॉन के लिए, क्या लिखेंगे भैया प्रोटॉन के लिए? तो मैं इसको कहता हूं kp, या कहिए ke, काइनेटिक एनर्जी किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। ½ ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर।
क्या होता है भैया काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो ये हाफ mv स्क्वायर ही तो लिखा है, बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। यहां पे मुझसे मांगा जो गया है उसकी बात अगर मैं करूं तो इसी जगह से थोड़ा सा देखिए, मैं कहता हूं मुझे वेलोसिटीज का रेशियो चाहिए, तो मैं क्यों ना यहां से वेलोसिटी निकालूं, मुझे पता है जबकि k इक्वल्स टू कितना होता है भैया हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो ये अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ के, है ना। अच्छा, जब मैं यहां से बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ किसकी भाई, v स्क्वायर की, तो कितना हो जाएगा 2k अपॉन m, और v की बात करूं तो अंडर रूट ऑफ 2k अपॉन में m। अब क्या कह रहे हैं जरा देखिए, इन दोनों के लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है और वेलोसिटीज के रेशियो मुझे चाहिए, तो मैं जरा निकालता हूं इसी कंडीशन से कि वेलोसिटीज के रेशियो क्या मिलेगी भाई। तो मैं कहता हूं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग बटा में प्रोटॉन का वेग। कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का वेग मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होल अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। क्या कह रहा हूं भाई, ये के एम अपॉन के 2k अपॉन m है, तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के लिए लिखता तो अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसकी भाई, इलेक्ट्रॉन की, अपॉन में मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। वैसे ही अगर मैं प्रोटॉन की बात करता तो अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, यही करता मैं। तो अब यहां पे कह रहे हैं पहले कण की गतिज ऊर्जा गिवन है और दूसरे कण की भी गतिज ऊर्जा गिवन है, ठीक है, दोनों कणों की हमारे पास गतिज ऊर्जा गिवन है, ठीक है। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मुझे फाइनल रिजल्ट निकालना है, ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन होल का अंडर रूट कर देता हूं, है ना। होल का अंडर रूट करूंगा तो क्या लिखूंगा भाई, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, यही होगा। और 2 का क्या किया भाई, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा मेरे पास फाइनली रिजल्ट। अब मेरे पास में गिवन है डेटा, इन सबको रख देते हैं सिंपली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास में गिवन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास में गिवन है, प्रोटॉन का भी मास हमारे पास में गिवन है, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी हमारे पास में गिवन है, ठीक है ना। अब यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। तो अगर मैं यहां पे सबकी वैल्यूज रखता हूं सिंपली, तो सभी वैल्यूज एक बार आइए देखते हैं हम जरा रख करके। तो के अगर मैं कहता हूं भाई, है ना, तो के की वैल्यू क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो मैं रख लेता हूं यहां पर कितना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन, अच्छा केपी की वैल्यू इसी के नीचे लिख दूं चलेगा, है ना। मैं काम करता हूं, मैं क्यों ना ऐसा लिख लूं, के ई अपॉन केपी, काइनेटिक एनर्जी किसका भाई, गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की अपॉन गतिज ऊर्जा प्रोटॉन की, इनटू द्रव्यमान प्रोटॉन का अपॉन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का। थोड़ा सा बड़ी जगह लगेगा मुझे इनको लिखने के लिए, इसलिए मैं अगले स्टेप तक आ गया, ठीक है। आइए, तो मुझे वीई अपॉन वीपी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, और रखते हैं जरा वैल्यूज, काइनेटिक एनर्जी इसके लिए कितना, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ये रेशियो है, तो इसको स्टैंडर्ड में नहीं भी चेंज करूंगा तो चलेगा ना, मतलब ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं भी ले जाऊंगा तो चलेगा, रेशियो कट जाएगा। ये देखिए, मैं कहता हूं अगला कितना भैया, तो ये है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से देखिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, तो रेशियो चलेगा, है ना, मुझे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मास ऑफ प्रोटॉन देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन ये रहा, प्रोटॉन का मास ये गिवन है, कितना है भाई, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहां पर गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 ये गिवन है ना, 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31। तो भैया फाइनली मुझे मिल जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 13.5, ठीक है, कितना 13.5, यानी मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
रेशियो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 13.5 और रेशियो 1। तो कौन तीव्रगामी दिख रहा है आपको, कौन तीव्रगामी है? तो इसमें ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तीव्रगामी मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन तीव्रगामी है। कौन तीव्रगामी है भैया? तो इलेक्ट्रॉन। दोनों में से पूछा था ना कौन तीव्रगामी है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये तीव्रगामी है। क्लियर है बात, आइए समझ में। चलिए, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है अब। एंड यहीं पर करते हैं हम इस सेशन को एंड। बाकी के कोर्स कंटेंट के लिए आप क्या कहते हैं भाई? तो सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आके आते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन। अनकमिटेड है आपके लिए इन सभी कोर्सेज के लिए। मतलब आप चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो या सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, आपके लिए यहां पर पूरी कोर्स कंटेंट मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट और कंप्लीट कोर्स मिलता है भाई। ठीक है, साथ ही साथ आप यूपी बोर्ड से हो या फिर आप बिहार बोर्ड से हो तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट मिलता है जहां पर आप इजीली अपने क्लास के सारे ही कोर्स कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं और इंप्रोवाइजेशन तो सिंपली आप जा सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मिल जाएंगे आपको लिंक्स। लिंक को फॉलो कीजिए, एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए एंड ऑर्डर कर सकते हैं आप बुक्स एंड ई बुक्स को। तो भाई जिस तरीके से आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हुए, इसी तरीके से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, जहां पर कोई भी अगर सजेशन है आपके पास में, कोई सुझाव है, वो जल्दी से जल्दी हम तक पहुंचा सकते हैं। एंड हमारी तरफ से अगर कोई भी नई इंफॉर्मेशन आती है वो जल्दी से आप तक पहुंच जाती है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में आगे के और सारे क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।